Welcome students. So today in our session of pediatrics we are going to study about congenital hypothyroidism, that is cretinism. इस पर से एक आधा क्वेश्चन कभी घूम घुमा के आ जाता है. Okay, so make sure you are understanding the concept. Now disorder due to non-functioning or absent thyroid, whether the thyroid is absent or the thyroid is not at all functioning. Okay, so जो thyroid gland का function है to secrete T3 and T4 थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोक्सिन उसका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है या तो फिर थायराइड ग्लैंड पूरी की पूरी एब्सेंट है. इन दैट कंडीशन द चाइल्ड कैन हैव क्रेटिनिज्म. Then newborns are supplied with maternal thyroid hormones that last up to 3 months. So when the baby is in mother's womb, at that time the maternal thyroid hormones are playing important role for the growth and development of baby. Okay, so up to 3 months तो mother का body supply करता है. But after that the baby's thyroid hormone has to work for themselves. Okay, but कोई reason की वजह से अगर thyroid hormones नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में या तो फिर थायराइड ग्लैंड एब्सेंट है, सो एट दैट टाइम द बेबी को क्रिटिनिज्म का डिसीज हो सकता है. नाउ फाइंडिंग्स, व्हाट विल बी द फाइंडिंग्स? सो अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, अल्टर्ड बॉडी प्रपोर्शन, बॉडी का प्रपोर्शन विल बी अल्टर्ड. ओके, क्या होगा यहाँ पे? बॉडी के जो अलाइनमेंट है या बॉडी का प्रपोर्शन है, दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज विल बी डिफरेंट. ओके, then short stature with legs shorter than they should be in proportion to trunk. यानी यहाँ पे क्या बोला है कि the legs will be shorter. Okay, the legs of the baby will be shorter than they should in proportion to trunk. तो trunk के comparison में जितना बेबी का ट्रंक होना चाहिए उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है यहाँ पे? बेबी के लेग्स जो है वो छोटे हैं. ओके, बेबी के लेग्स कैसे हैं? यहाँ छोटे हैं. Then tongue is enlarged and protrudes from the mouth may result in breathing and feeding difficulties. क्या हो रहा है यहाँ पे? टंग इसकी enlarge है. बेबी की टंग अगर enlarge होगी तो the tongue will be protruding. Okay, protruding tongue in the mouth and it may be difficult for a baby to breathe. Why? Because tongue enlarge है. अगर baby is in supine position तो the tongue can block the pharynx. Okay, तो अगर tongue block हुई so that can lead to breathing difficulties. Then हाइपोथर्मिया विथ कूल एक्सट्रीमिटीज. क्या होगा यहाँ पे? बॉडी का टेम्परेचर अल्टर हो जाएगा. ओके, हाइपोथर्मिया, द बेबी विल बी हैविंग हाइपोथर्मिया. देन शॉर्ट थिक नेक, नेक कैसा होगा? बेबी का शॉर्ट होगा प्लस थिक नेक होगा, बल्जिंग नेक होगा. देन डिलेड डेंटाइशन, जो बेबी के जो टीथ इरप्शन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइशन. वो डेंटाइशन होगा नहीं, दैट विल बी डिलेड. Okay, then hypotonia, muscles का जो tone है that will be altered. So the baby will be having hypotonia, muscles का tone will be flaccid. Then low level of T3 and to T4. यानी हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड का या तो नॉन फंक्शनिंग है या तो एब्सेंट है. तो क्या होगा? थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर लो होगा. ओके, एंड उस वजह से बेबी को प्रॉब्लम्स आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन फाइंडिंग है जो लेग्स है बेबी के दैट विल बी शॉर्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रंक. प्रोमिनेंट फाइंडिंग ऑफ क्रेटिनिज्म. ओके, उसके बाद में प्रोट्रूडिंग टंग. नाउ प्रोट्रूडिंग टंग इज आल्सो अ सिम्पटम ऑफ डाउन सिंड्रोम. ओके, तो अगर प्रोट्रूडिंग टंग आपको दिया है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द चाइल्ड एज क्रेटिनिज्म. यू हैव टू सी द अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स. ठीक है, सिर्फ ऐसा बोला है कि चाइल्ड इज प्रेजेंट विद प्रोट्रूडिंग टंग तो आपने बोला कि मैम ने पढ़ा था क्रेटिनिज्म में प्रोट्रूडिंग टंग है, बट प्रोट्रूडिंग टंग इज आल्सो सीन इन डाउन सिंड्रोम. तो यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन कि इसके अलावा कौन से सिम्टम्स दिए. तो अगर शॉर्ट स्ट्रक्चर लेग है उसके, प्रोट्रूडिंग टंग है और हाइपोटोनिया प्रेजेंट है या तो फिर शॉर्ट थिक नेक है, ये भी एक फीचर है क्रेटिनिज्म का. सो अगर ऐसा कोई फीचर आपको दिया है एट दैट टाइम यू विल आइडेंटिफाई द चाइल्ड एज क्रेटेनिक चाइल्ड. ओके, क्रेटिनिज्म तब प्रेजेंट है. तो आफ्टर रीडिंग होल सिम्टम्स यू कैन से दैट द चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद क्रेटिनिज्म.
देन ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशन में बी अचीव्ड विथ नॉर्मल नियोनेटल ब्लड टेस्ट। पहले ब्लड टेस्ट के अंदर T3 T4 का लेवल हम पहले असेस करेंगे, और अगर प्रेजेंट है, अगर लो लेवल में है तो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट का थेरेपी हम देंगे। ओके, लेवोथायरॉक्सिन नाम की जो ड्रग है दैट विल एडमिनिस्टर। अनक्रिएटेड क्रेटिनिज्म विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले। क्या होगा यहाँ पे? डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस ज्यादा है अनसर्टेन क्रेटिनिज्म की वजह से। ओके, MRB पेशेंट को देखने मिल सकता है। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन और थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन क्या हो सकता है? द बेबी कैन बी मेंटली रिटार्डेड। ओके, मेंटल रिटार्डेशन बेबी को होने के चांसेस ज्यादा हैं। देन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब पिट्यूटरी हार्मोन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जब हार्मोन सिक्रेट होना कम हो जाते हैं, दैट इज हाइपोपिट्यूटरिज्म, तब एक डिसीज कंडीशन आती है विच इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। नाउ ड्वार्फिज्म अकर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन कम हो रहा है यहाँ पे? ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है, GH यहाँ पे हाइपोसिक्रीशन, यानी कि इसका सिक्रीशन लो हो रहा है फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन कहाँ से है? एडिनोहाइपोफाइसिस में से एंटीरियर पिट्यूटरी निकलता है, एंड पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस में से निकलता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? सो दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, एंड एंटीरियर लोब जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस में से ओरिजिनेट होता है। नाउ यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है ड्वार्फिज्म में। ओके, कॉजेस विल अननोन एंड मे बी ड्यू टू क्रेनियोफैरिंजियोमा, यानी अगर ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या तो फिर प्रेजेंस ऑफ एनी ट्यूमर जिस वजह से क्या हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रेशर आ रहा है, तब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंडीशन ड्वार्फिज्म विल अकर। ओके, तो बेबी की जो हाइट होगी या बेबी की जो बॉडी का ग्रोथ होगा दैट विल स्टॉप। ओके, ग्रोथ विल स्लो डाउन और एल्स इट विल stop. So this will be the condition of dwarfism. Findings क्या है? न्यूबॉर्न इज ऑफ नॉर्मल साइज बट द चाइल्ड फॉल्स बिलो थर्ड परसेंटाइल ऑफ 1 ईयर। कितना है इसका रेशियो? बिलो थर्ड परसेंटाइल ऑफ 1 ईयर। इतना चाइल्ड छोटा होगा। ओके, द चाइल्ड इज वेल प्रपोर्शनड बट मे बी ओवरवेट फॉर हाइट। उसकी जो हाइट है उससे ज्यादा उसका वेट होगा। वाई? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पे? जो वेट है वो बढ़ेगा बट हाइट नहीं बढ़ेगी। सो द चाइल्ड का जो वेट है वो उसके हाइट के कंपैरिजन में ओवरवेट होगा। अंडर डेवलप्ड जॉ, उसका जो जॉ है वो अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं होगा। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ टीथ, डेंटाइशन के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। हाई वॉइस, उसका वॉइस कैसा होगा? हाई, एंड देयर विल बी डिलेड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी चेंजेस भी इसकी कैसे हो जाएंगे? डिलेड हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन द चाइल्ड कैन हैव this many symptoms. Then delayed closing of epiphyseal plates of long bones in x-ray, यानी जब हम x-ray देखेंगे तो उसकी जो bones है उसके जो कॉर्नर है, जो प्लेट्स है वो कैसे दिखेंगे? प्रोट्रूडेड दिखेंगे। ओके, थोड़े बहुत प्रोट्रूड हो जाएंगे वो। ओके, ब्रॉड दिखेंगे हमको। एपिफिजियल जो प्लेट होगा वो कैसे दिखेगा? ब्रॉड दिखेगा। अलाइनमेंट में उसके बोन्स नहीं होंगे। Why? Because growth hormone is inappropriate in the body and IQ may be normal. As such IQ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे हाइट नहीं बढ़ेगी, प्यूबर्टी डिले होगी। ओके, फिर हाई वॉइस रहेगा, जॉ डेवलप नहीं होगा, टीथ का पोजीशन अप्रोप्रिएट नहीं होगा, एंड रेशियो कितना है? थर्ड परसेंटाइल ऑफ द ईयर। थर्ड परसेंटाइल ऑफ द ईयर यू नीड टू रिमेंबर। ओके, now treatment. Growth hormone administration is a definitive treatment but difficult to procure since got from human cadavers. यानी यहाँ पे growth hormone administration तो हम कर देंगे बट वो कितना उसका बॉडी सस्टेन कर रहा है, उसका बॉडी उतना ग्रोथ हार्मोन एब्जॉर्ब कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज डिफिकल्ट। द ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट येट इट कैन बी एडमिनिस्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसका ट्रीटमेंट है लेकिन इसका क्या है? जो रेट है इसका रिकवरी का वो रेट सही नहीं है। ओके, so the growth hormone administration is the treatment but prognosis is not good. Okay, prognosis is not good. Coming to our
नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द प्रीवियस डिसऑर्डर, यानी हम जो पिछला डिसऑर्डर पढ़े हैं उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। पिछले डिसऑर्डर में क्या हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन्स कम सीक्रेट हो रहे थे, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में से ज्यादा सीक्रेट होंगे, हाइपर पिट्यूटरिज्म। उसके अंदर एक कंडीशन है जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म का अपोजिट जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म में हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे सिक्रीशन बढ़ रहा है, जायंट यानी बड़ा, तो बड़ा यानी ज्यादा, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड मे बी रिलेटेड टू ट्यूमर ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्यों हो रहा है, अगर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या तो फिर एडिनोफाइसिस में या तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास कहीं पे ट्यूमर हुआ है, तब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन टेक्स प्लेस। नाउ यहाँ सब जगह पे आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम ये जो है, इसके अंदर आपके क्वेश्चंस पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक पे आ जाते हैं कभी कभी। ओके, पॉजिटिव फीडबैक से सिर्फ दो ही हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, एडीएच का रोल नेगेटिव से होगा, एडीएच इज आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। यस, सो एडीएच इज द ओनली वन व्हिच इज कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। एडीएच वो तब काम करता है जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाए, तब एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा। बट इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए एडीएच विल एक्ट एज वैसोप्रेसिन, तो वो वैसोप्रेसिन विल एक्ट from positive mechanism and oxytocin on uterine contraction will act as positive mechanism, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बाकी सारे के सारे जो हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन है, टीएसएच है, टी3 टी4 है, एसीटीएच है, ये सारे हार्मोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होंगे। सो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों पॉजिटिव फीडबैक से होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव है। तो ज्यादा इसमें ग्रोथ हार्मोन नेगेटिव, थायराइड नेगेटिव, ऐसे करके याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दो जो अलग पढ़ रहे हैं उसको याद रखो, आगे का आपको खुद से आ जाएगा। ओके, एंड इट में अब नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, हम पढ़ रहे थे जाइजेंटिज्म। तो जाइजेंटिज्म में क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। नाउ हाइट बियॉन्ड मैक्सिमम अपर परसेंटाइल, यानी इसकी हाइट एबनॉर्मली लार्ज होगी, 6 फुट 7 फुट 8 फुट। ओके, तो दिस मच हाइट विल बी देयर बियॉन्ड परसेंटाइल। proportional weight and muscle growth will be there, along with weight will also there. okay, हमने ड्वार्फिज्म में पढ़ा था कि उसका वेट ज्यादा होगा हाइट के कंपैरिजन में, लेकिन जाइजेंटिज्म में ऐसा नहीं है, उसका वेट है तो उसकी हाइट भी होगी, प्लस उसके मसल ग्रोथ भी उतने ही एडिक्वेट होंगे। ओके, देन कोर्स फेशियल फीचर्स, कोर्स होंगे, इसका फेस जो होगा वो मास्क लाइक फेस होगा। ओके, मास्क लाइक फेस देखने मिलेगा। देन साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी इफ कॉज्ड बाय ट्यूमर, अगर हमने अभी कॉज में पढ़ा कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर अगर ट्यूमर है तो हाइपर सिक्रीशन हो सकता है, तो अगर ट्यूमर है तो साइंस ऑफ आईसीपी इंक्रीज होंगे, इंक्रीज आईसीपी का साइन हमें देखने मिलेगा। देन एनलार्ज्ड बोन्स ऑफ हेड, अब इसके बोन्स भी कैसे होंगे, एनलार्ज्ड होंगे, जो इसका एक्सरे होगा उसमें बोन्स बहुत ज्यादा लॉन्ग देखने मिलेंगे, ओवर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स आ गया। जो बोन्स है वो कैसे दिखेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज दिखेंगे। सपोज हमने इसका टिब्यूला का फिब्यूला या टिबिया का हमने इसका एक्सरे लिया है, तो कैसा दिखेगा वो, एक्सेसिवली लार्ज बोन दिखेंगे हमको, यूमरस एक्सेसिवली लार्ज दिखेगा, उसका यूमरस कुछ ज्यादा ही लॉन्ग दिखेगा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड दिस इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से ये हमें देखने मिलेंगे। ट्रीटमेंट, सर्जरी टू रिमूव द ट्यूमर, अगर ट्यूमर है तो हमें उसके रिमूव करना है, एंड रेडिएशन थेरेपी इफ देयर इज नो ट्यूमर। तो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीशन को अटकाने के लिए वी कैन गो फॉर रेडिएशन थेरेपी। And next is disorders of musculoskeletal system. Now musculoskeletal system के अंदर the first disorder is congenital dislocation of hip. This is very important. Okay, इसके अंदर से specific signs पूछ लेते हैं। Displacement of head of femur from acetabulum. Acetabulum हमारा present है pelvis में, उसके अंदर जब फीमर के हेड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हेड ऑफ द फीमर, यानी फीमर और एसिटाबुलम मिलके क्या बनाते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। ओके, सो जो हमारा बॉल है दैट इज द हेड ऑफ द फीमर एंड सॉकेट है वो एसिटाबुलम है।
तो वहां पे से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फीमर हेड का, सो द चाइल्ड विल बी प्रेजेंट विद कंजेनाइटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप एंड दिस इज प्रेजेंट एट बर्थ विच इज नॉट डायग्नोज्ड एट बर्थ. ठीक है, बर्थ के टाइम पे डायग्नोज नहीं होता है ये, बट इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. इट मे बी एसोसिएटेड विद स्पाइना बाइफिडा. स्पाइना बाइफिडा के साथ में होने के चांसेस है. यूजुअली द कॉज इज अननोन, बट इन केस ऑफ ब्रीच डिलीवरी ये हो सकता है. ठीक है, ब्रीच डिलीवरी अगर है, गायनेकोलॉजी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी, उसके अंदर ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है, द बेबी विल बी हैविंग बट प्रेजेंटेशन. बेबी का बटक्स प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे. वाइल इंटरनल रोटेशन, जो कार्डिनल मूवमेंट्स है वहां पे प्रॉब्लम आएगा ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन. फिर जब बेबी नीचे आ रहा है, ओके, सो ऐसे टाइम पे बेबी के जो फीमर है वो डिस्प्लेस हो सकता है एसिटाब्यूलम से बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो क्या हो रहा है, बेबी इज फोर्सिबली इंटरनली रोटेटेड, फोर्स से बेबी को इंटरनल रोटेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस है. इफ द मदर इज हैविंग नैरो ये पेल्विस, उसका पेल्विस कैसा है, नैरो है, ओके, स्मॉल पेल्विस है मदर को, तो भी होने के चांसेस ज्यादा है. सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है अगर, ओके, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है. एंड द बेबी इज हैविंग ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन है प्लस पेल्विस उसका स्मॉल है या नैरोड पेल्विस है, या तो फिर एनी ऑफ द पेल्विक एब्नॉर्मलिटी, चाहे वो नेगेल्स पेल्विस हो, ओके, चाहे वो रैकेटिक पेल्विस हो, कोई भी दूसरा पेल्विस हो, या तो फिर एंड्रॉइड पेल्विस ही क्यों ना हो. गायनेकॉइड पेल्विस इज एसोसिएटेड फॉर बर्थ, बट इफ द मदर इज हैविंग एंड्रॉइड पेल्विस तो भी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है. कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस ज्यादा है. और अगर नॉर्मल डिलीवरी तब ऑप्ट कर रहे हैं और हमने ऑक्सीटोसिन दे दिया है, ओके, हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, उस टाइम पे बेबी को कंजेनाइटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप हो सकता है. The acetabulum is shallow and the head of the femur cartilaginous at birth contributing to dislodgement. अब फीमर जो है बेबी का, बोन्स as such strong नहीं होते हैं, they are usually cartilaginous. cartilaginous पार्ट उसमें ज्यादा होता है, बाद में कैल्शियम पार्ट से वो हार्ड होते हैं. So previously जब बर्थ होता है बेबी का, तब जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं, दे कैन इजीली ब्रेक डाउन, ओके, फ्रेजाइल होते हैं वो, तो उस टाइम पे डिसलोकेशन होने के चांसेस ज्यादा है. फाइंडिंग क्या है, इट मे बी यूनिलेटरल, बायलेटरल, पार्शियल और कंप्लीट. या तो एक पैर में अफेक्ट करेगा, या तो दोनों हिप्स जाएंगे, या तो फिर हाफ, या तो फिर कंप्लीटली हिप का डिसलोकेशन होगा. लिमिटेशन ऑफ एब्डक्शन, दैट मींस कैन नॉट सेपरेट द लेग्स, बेबी के लेग्स सेपरेट नहीं होंगे. नाउ दिस इज द स्पेसिफिक फाइंडिंग. Okay, when the baby has passed meconium or when you are going to clean it, okay, at that time you are seeing that baby is not able to spread the legs. आपने उसके legs को spread करने का try किया, but वहां से आपको resistance आ रहा है, so that is one of the sign of congenital hip displacement which you will observe. That is an objective sign. Okay, so keep this thing in mind. Then next, Otolani sign. This is specific sign for congenital hip dislocation. ओटोलाइनी साइन में क्या होता है, व्हेन द इन्फेंट इज इन सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन में अगर हमने इन्फेंट को सुलाया है, देन बिहाइंड द नीज एंड प्लेस थम्स ऑन द बेंट नीज. क्या किया है हमने, नीज को बेंड किया है और थंब जो है वो हमने मुड़ी हुई जो उसकी नीज है वहां पे रखा है. फिंगर्स एट हिप जॉइंट, और जो हमारा फिंगर है वो हमने हिप जॉइंट पर रखा है. फिर ब्रिंग फीमर 90 डिग्री हिप, देन एबडक्ट. 90 डिग्री पे फीमर को हमको घुमाना है. तो पहले हमने क्या किया है, बेबी को सुपाइन पोजीशन में सुला दिया, बेबी के नीज टर्न कर दिए. नीज टर्न करने के बाद में जो उसका बेंट पोर्शन है उसको घुटने से पकड़ा, अपने हाथ को हमने हिप से पकड़ा और फीमर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया 90 डिग्री पे. विथ डिसलोकेशन देयर इज पाल्पेबल क्लिक साउंड आएगा. कैसा साउंड आएगा, क्लिक साउंड. ओके, तो जैसे ही हमने फीमर को घुमाया, कटक करके स्नैप बजा. Okay, so that is the specific sign for Otolani. That is Otolani sign which is specific for congenital hip dislocation. यहाँ पे आपने जब बेबी के पैर को मोड़ के, जब अपने चारों, इमेजिन करो इसको, आपने बेबी का पैर मोड़ दिया है, उसके बाद में जैसे हम कोई चीज पकड़ते हैं वैसे आपका जो थंब है वो आएगा आपके नीज पे, बेबी के बैंड नीज पे, और जो आपके फिंगर्स है वो बेबी के हिप पे आएंगे. ठीक है, तो जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट होल्ड करो, बच्चे को जैसे पकड़ते हो आप, वैसे ही आपने पकड़ा हुआ है, बस उसके हिप्स, अरे सॉरी नीज है जो उसके, वो बेंड कर दिए. उसके बाद जब आपने फीमर को टिल्ट किया है, जैसे ही आपने थोड़ा सा घुमाया, वैसे ही स्नैपशॉट आएगा.
ओके, स्नैप साउंड आएगा, क्लिक साउंड बजेगा, और दैट इज द स्पेसिफिक साइन विच इज ओटोलानी साइन, specific for congenital hip dislocation. Second sign is Barlow's sign. With the infant on back, bend knees, affected knees will be lower because the head of femur dislocates towards bed by the gravity. आपने यहाँ पे बेबी को उल्टा सुलाया है, नाउ द बेबी इज इन प्रोन पोजीशन, ओके, और उसके बाद क्या किया है आपने, उसकी नीज बेंड कर दी। जैसे ही नीज बेंड कर दी तो जिस साइड पे डिसलोकेशन है उस साइड का पांव लंबा हो जाएगा। क्यों लंबा होगा? बिकॉज डिसलोकेशन है हिप का, जो वो जो वहां पे जो मूवमेंट है वो डिसलोकेट होके नीचे आ गया है। ओके, सो द लोअर द नीज विल गेट लोअर, जो पांव जो है वो उसका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लंबा इन द सेंस कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो हमें ऐसा दिखेगा लंबा हो गया है वो। लेमैन टर्म में समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, इसीलिए ताकि ये एग्जाम में याद रहे। ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अफेक्टेड नीज विल लोअर डाउन हो जाएगा, and that is specific sign which is Barlow's sign for congenital hip dislocation. Then next sign क्या है हमारा, additional skin folds with knees bend from telescoping. knees के जो, जब हमने knees मोड़ दिए, बेबी के नीज बेंड किए, तो उसकी जो थाई रीजन होगी वहां पे एडिशनल फोल्ड्स आ जाएंगे, एन नंबर ऑफ स्किन फोल्ड देखने मिलेंगे, बिल्कुल लटक सी जाएगी उसकी स्किन। वाई? बिकॉज टोन नहीं है। टोन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फीमर का जो हेड है वो अप्रोप्रिएटली एसिटाबुलम से अटैच नहीं है। अगर वो अटैच नहीं है तो एडजेसेंट मसल्स और लिगामेंट्स को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्किन लूज हो जाएगी। ओके, तो एडिशनल स्किन फोल्ड्स हमको देखने मिलेंगे। When lying on abdomen, buttocks of affected side will flatter because head of femur fall towards bed. क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो पाँव है बिल्कुल वो लटक से जाएंगे। When lying on abdomen, जब उसको abdomen पे प्लेस करेंगे तो उसके buttocks will fall. Okay, flatter हो जाएंगे buttocks बिल्कुल ही। So that why? Because यहाँ पे टोन ही नहीं है, because स्ट्रक्चर एडजेसेंट नहीं है। जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो हमारा हिप जॉइंट है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट में आप देख सकते हैं, आप लोग भी बैठे होंगे, खड़े होंगे, आपका जितना भी थाई का जो आप मसल है, आप वहां पे एक बार टच करके देखिए, सारे के सारे मसल्स कैसे हैं, वेल कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, लेकिन बेबीज को ये नहीं होगा। वाई? बिकॉज उसका फीमर ही हिल चुका है, उसका फीमर एसिटाबुलम से हिल चुका है, उस वजह से उसके जो बटक्स है, उसका जो हमारा हिप जॉइंट है वो आएगा नहीं। ओके, देन ट्रेडलेनबर्ग टेस्ट यूज इफ द चाइल्ड इज ओल्ड इनफ टू वॉक। अगर बच्चा वॉक कर सकता है, एट दैट टाइम यू विल identify, you will perform this test. Have child stand on affected leg only, pelvis will dip on normal side as the child attempts to stay erect. क्या बोला है यहाँ पे, एक पांव पे बच्चे को खड़ा करना है, जिस पैर पे उसका फीमर क्या है, डिसलोकेट हुआ है, वही पैर पे उसको खड़ा रखवाना है। क्या होगा, जो पेल्विस का साइज है वो दूसरी साइड ढलक जाएगा, यानी जो नॉर्मल साइड है वहां पे उसका पेल्विस टिल्ट हो जाएगा। तो बच्चे का जब व्हेन द बेबी इज स्टैंडिंग, ओके, व्हेन द बेबी इज स्टैंडिंग, उसका जो पेल्विस है वो हमको टिल्टेड दिखेगा। दैट इज ट्रेडलेनबर्ग टेस्ट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन। तो आपको यहाँ पे 3 टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। दैट इज ओटोलानी साइन, Barlow's sign and Trendelenburg test. Trendelenburg test तभी करेंगे when the child is old enough to walk. ओके, और Barlow's sign में बेबी को प्रोन पोजीशन में रखना है। ओटोलानी साइन के अंदर बेबी को हमको सुपाइन पोजीशन में रखना है। यहाँ पे बेबी को उठाएंगे जब उसका लेग्स बेंड करके फीमर पे टिल्ट करेंगे तो स्नैप शॉट आएगा, क्लिक साउंड आएगा। ओके, और बार्लो साइन के अंदर हमको दिखेगा कि इसकी जो नीज है वो थोड़ी बहुत लोअर हो चुकी है, उसका पैर थोड़ा सा नीचे आ चुका है। that will be the specific sign, that is Barlow's sign. and Trendelenburg position में क्या होगा, pelvis उसका tilted दिखेगा when the child is standing. okay, so this is the specific signs. Next we'll go for club foot. Now club foot is also called as talus. ओके, एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ फुट एंगल। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बेबी का जो फुट है, जो फुट का एरिया है वहां पे एबनॉर्मल रोटेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, घूम चुका है पैर, क्लब फुट। ओके, वेराइटीज ऑफ टेलिप्स, उसमें फर्स्ट है वेरस। वेरस का मतलब होता है इनवर्ड रोटेशन, यानी जो फुट है वो अंदर की साइड रोटेटेड है, यानी आपके दोनों जो बेबी के जो पांव होंगे वो अंदर की साइड रोटेटेड होंगे। यानी आप अपना हाथ है, अपने हाथ को आप कहाँ रखो, थाइस पे रखो, उसके बाद में अपनी बॉडी की साइड उसको मोड़ो
तो कहाँ पे आएगा वो आपको पता चलेगा कि वहां पे बेबी का फुट होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो वेरस इज इनवर्ड रोटेशन, चाइल्ड वुड वॉक ऑन एंकल विद बॉटम ऑफ फीट फेस ईच अदर, दोनों जो पाँव की जो फीट है, जो उंगलियां हैं दोनों पाँव के, वो एक दूसरे को फेस करेगी। ओके, एंड द चाइल्ड विल वॉक ऑन एंकल, एंकल पे वॉक करेगा चाइल्ड, एंड दोनों जो उंगलियां हैं, जो दोनों फीट हैं, वो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। देन कम्स वेल्गस, वेल्गस यानी आउटवर्ड रोटेशन, यानी यहाँ पे जो दोनों नीज है बिल्कुल अपने हाथ को अलग दूसरे दूसरे दिशा में मोड़ दो। ठीक है, एक हाथ को राइट वाला जो हैंड है वो राइट साइड टर्न करो, लेफ्ट वाला जो हैंड है वो लेफ्ट साइड टर्न करो। तो क्या हो गया, नाउ द हैंड्स आर अपोजिंग टू ईच अदर। इसी तरह से बेबी के एंकल होंगे। ओके, दोनों पैर जो होंगे दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड द चाइल्ड इनर एंकल से वॉक करेगा। वो अंदर वाले जो एंकल है हमारे पाँव के नीचे वाले, उससे बेबी विल वॉक। देन कैल्केनियस, कैल्केनियस का मतलब अपर रोटेशन, यानी जो आप अपना हाथ है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, यानी जो हमारा जो पाम वाला एरिया है दैट विल बी द हील। ओके, और वैसे उसके पैर होंगे तो जो फुट है वो ऊपर की साइड में मुड़ जाएंगे। ओके, अपवर्ड रोटेशन होगा एंड द चाइल्ड विल वॉक ऑन हील। या अब तक चाइल्ड एंकल पे वॉक कर रहा था, कैल्केनियस पे चाइल्ड हील पे आ गया है। देन इक्विनस, इक्विनस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो अब अपना हाथ को नीचे गिरा दो, तो दैट इज डाउनवर्ड। हाथ यानी आपकी रिस्ट की मूवमेंट करनी है, रिस्ट से आप पाँव का उसको ये कर लेना, इंटररिलेट कर लेना। इक्विनस में क्या हो रहा है, अब रिस्ट ड्रॉप कर दो, जैसे रिस्ट ड्रॉप करी क्या हुआ, अपनी उंगलियां नीचे आ गई, उंगलियां नीचे आ गई मतलब चाइल्ड का पैर नीचे आ गया। सो चाइल्ड विल वॉक ऑन टोज। इजी तरीका है, हाथ से याद रखो, पैर से याद रखना है, वेल एंड गुड। नहीं रह रहा है, हाथ से याद रखो। वेरस के अंदर दोनों हाथ को अपने पास ले आओ, दोनों हाथ एक दूसरे को फेस करेंगे, उसी तरह से बेबी का पैर होगा। वेलगस के अंदर दोनों पैर अपोजिट हो जाएंगे। कैल्केनियस में ऊपर की साइड मुड़ जाएंगे तो बेबी हील्स पे चलेगा। इक्विनस पे नीचे की साइड हो जाएंगे, तो अपना हाथ नीचे गिरा के देखो रिस्ट, तो क्या हो जाएगा, वो चाइल्ड टोस पे वॉक करेगा, टिपटो वॉकिंग होगी चाइल्ड की। ओके, 95% ऑफ डिफॉर्मिटी इन टेलिप्स इज इक्विनोवेरस। कैसा है ये, इक्विनो, पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस वेरस भी है, तो इनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इनवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन भी हुआ है, इनवर्ड रोटेशन में भी हुआ है। दैट इज 95% ऑफ डिफॉर्मिटी, यूजुअली यूनिलैटरल एंड कंजेनाइटल। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डिसीज हमको देखने मिलती है, एंड द कॉज इज अननोन। फाइंडिंग्स क्या है, फुट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय पैसिव एक्सरसाइजेस इन करेक्ट पोजीशन। हम इसको फुट को एक्सरसाइज करवा के इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कास्टिंग होगा। कास्ट इज चेंज पीरियडिकली टू चेंज द एंगल ऑफ फुट। तो पहले हमने थोड़ा मोड़ा उसको, एक एंगल पे सेट हो गया, उसके बाद में हमने वो कास्ट चेंज करके दूसरे एंगल पे सेट करवाया। इस तरह से हम उसका पूरा पैर, क्योंकि पूरा पैर मुड़ चुका है उसका, तो नॉर्मल पोजीशन में हम एक बार बस घुमाया और नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ये नल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट टैप कि हमने बस घुमाया हो गया काम। यहाँ पे क्या करना है, चाइल्ड के बोन से डील कर रहे हैं हम, पैर से डील कर रहे हैं, तो पहले एक एंगल में फिट करो उसको, फिर दूसरा एंगल में फिट करो। जैसे जैसे उसका एंगल आता जा रहा है, जैसे जैसे हीलिंग होती जा रही है, उस हिसाब से इसके कास्ट पीरियडिकली चेंज होंगे। देन बार शूज, स्पेसिफिक बार शूज जो है वो हम क्लब फुट में यूज करते हैं। मेटल बार शूज अटैच टू अ बार एट स्पेसिफिक एंगल, यहाँ पे भी एक एंगल जरूरी है। वाई, बिकॉज फुट का मिसअलाइनमेंट हो चुका है, फुट रोटेट हो चुके हैं, तो उसको स्पेसिफिक एंगल पे बिठाना नेसेसरी है, इसीलिए बार शूज यूज होते हैं। देन सर्जरी एंड कास्टिंग फॉर सेवरल मंथ्स, क्या करना है हमको यहाँ पे, सर्जिकल इंटरवेंशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको कास्टिंग लगानी है बेबी को। दिस विल बी द ट्रीटमेंट मेजर्स फॉर क्लब फुट। Okay, next condition is osteogenesis imperfecta, an inherited disorder affecting collagen formation resulting in pathological fracture। यानी यहाँ पे बेबी के बोन्स जो हैं वो कंप्लीट फ्रेजाइल होंगे, बेबी के बोन्स में कोलाजन का फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। कोलाजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, जो हमारा बोन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोलाजन। अब कोलाजन ही अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं है तो क्या होगा, पीरियोडिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जगह जगह से बेबी को फ्रैक्चर होने के चांसेस है। उसके अंदर टाइप्स है osteogenesis imperfecta congenita, that is autosomal recessive disorder, and osteogenesis imperfecta tarda, that is autosomal dominant। दोनों autosomal disorder है, लेकिन एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है। तो टार्डा वाला जो है वो हमारा डोमिनेंट है,
और कंजेनाइटा जो है वो हमारा रिसेसिव है। तो ये आप CR से याद रख सकते हो, कंजेनाइटा यानी रिसेसिव, और उसके अलावा का जो बचा वो डोमिनेंट है। एंड इट इज इन्वॉल्विंग वेराइंग डिग्रीज, यानी वेराइंग डिग्री ऑफ फ्रैक्चर इसको बेबी को हो सकता है। देन फाइंडिंग्स, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंजेनाइटा। कंजेनाइटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? मल्टीपल फ्रैक्चर्स एट बर्थ। व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न द चाइल्ड विल बी हैविंग मल्टीपल फ्रैक्चर्स। नॉर्मल डिलीवरी अगर ऑप्ट की है एंड द बेबी हैज कम आफ्टर सेवरल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, के बाद में वो पास होके यूट्रस से आया है, तो बेबी के हेड में फ्रैक्चर आ सकता है, यूमरस में फ्रैक्चर आ सकता है, फीमर में फ्रैक्चर आ सकता है। तो जैसे जैसे कार्डिनल मूवमेंट्स होगी बेबी के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो मल्टीपल फ्रैक्चर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ विल बी सीन। देन पॉसिबल स्केलेटल डिफॉर्मिटी ड्यू टू इंट्रा यूट्राइन फ्रैक्चर। क्या होगा यहाँ पे? स्केलेटल डिफॉर्मिटी भी होगी ड्यू टू इंट्रा यूट्राइन। व्हेन द बेबी इज इन मदर्स वूम्ब, तब से ही उसको फ्रैक्चर होने का चालू हो चुका है, तब से ही द बेबी इज हैविंग फ्रैक्चर। ओके, तो स्केलेटल डिफॉर्मिटी होगी। उसका यूमरस जो है उसका लोकेशन सही नहीं होगा, हिप का लोकेशन सही नहीं होगा, फीमर का लोकेशन सही नहीं होगा, टीबिया या फिब्यूला के अंदर आगे अगर फुटलिंग प्रेजेंटेशन है तो टीबिया या फिब्यूला के अंदर फ्रैक्चर आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर से बेबी विल प्रेजेंट। ओके, देन बोन्स ऑफ स्किल इज सॉफ्ट। स्कल का जो बोन है वो कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, और वहां पे भी फ्रैक्चर होने के हाई चांसेस हैं। यहाँ पे आपको सिफाल हिमाटोमा देखने मिल सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद सिफाल हिमाटोमा एंड कैपर्ट सक्सिडिनम। सिफाल हिमाटोमा यहाँ देखने मिल सकता है। व्हाई? बिकॉज बोन्स जो है बेबी के वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। अब बोन्स अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा? बेबी को ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो सिफाल हिमाटोमा देखने मिलेगा। सिफाल हिमाटोमा और कैपर्ट सक्सिडेनम में इतना ही फर्क है, कैपर्ट सक्सिडेनम स्पॉन्टेनियसली हील होता है और इट विल बी फॉर्म्ड एट स्काल। ओके, कहाँ पे होगा वो? बेबी के हेड पे, जहां पे हम कैप पहनते हैं उतने एरिया में कैपर्ट सक्सिडेनम होगा। वेरस सिफाल हेमाटोमा है जो वो बेबी के फोरहेड पोर्शन पे होगा। जहां हमारा फोरहेड है वहां पे उसको जब बल्जिंग रीजन दिख रहा है हमको, दैट इज सिफाल हिमाटोमा। ओके, और अगर जो बेबी का जो हेड है वहां पे हमको थोड़ा सा उपसा हुआ एरिया दिख रहा है तो वो कैपर्ट है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपर्ट सक्सिडेनम एंड सिफाल हिमाटोमा। मैंने पीपीटी मेंशन नहीं किया है, बट आई एम सेइंग राइट दिस डाउन, नोट दिस डाउन, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी सिफाल हिमाटोमा या कैपर्ट सक्सिडेनम पे क्वेश्चन आ जाता है, फिगर दे देते हैं, नाउ आइडेंटिफाई दिस। तो अगर बेबी के हेड रीजन पे, यानी आप कैप कहाँ पे पहनते हैं, आप वो चीज ध्यान रखो। कैपर्ट सक्सिडेनम नाम से ही पता लग रहा है कैप से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। तो जहां हम कैप पहन रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम है बेबी को। वो जो एरिया अगर उप्स के आ रहा है, वो जो एरिया बल्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपर्ट सक्सिडेनम। ओके, और अगर बेबी का फोरहेड है वहां पे बल्जिंग हो रहा है, सो दैट इज सिफाल हिमाटोमा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिफाल हिमाटोमा एंड कैपर्ट सक्सिडेनम। प्लस सिफाल हिमाटोमा जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होगा। सिफाल हिमाटोमा जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होगा। वेरस कैपर्ट सक्सिडेनम अगर हम पीरियडिकली बेबी को मसाज या मालिश करवा रहे हैं तो बेबी का जो कैपर्ट सक्सिडेनम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट सिफाल हिमाटोमा नहीं होगा। प्लस यहाँ पे सिफाल हिमाटोमा कैसा होगा? हार्ड प्रेजेंटेशन होगा। जब आप बेबी का फोरहेड टच करोगे सो इट विल बी हार्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ब्लड क्लॉट की वजह से वो एरिया हार्ड होगा। वेरस कैपर्ट सक्सिडेनम में क्या हो रहा है? एक्सेसिव खाली फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, तो दैट एरिया विल be soft. So these all are the difference points between कैपर्ट सक्सिडेनम and सिफाल हिमाटोमा. Now occasional intracranial hemorrhage, अगर hemorrhage है तो बेबी विल बी हैविंग सिफाल हिमाटोमा का प्रेजेंटेशन बेबी के अंदर देखने मिलेगा. Now osteogenesis imperfecta tarda जो हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा? डिलेड वॉकिंग, फ्रैक्चर एंड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस. क्या होगा यहाँ पे? लेटरल कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रा, दैट इज स्कोलियोसिस. लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस. लॉर्डोसिस इज एसोसिएटेड विद लंबार. ओके, काइफोसिस इज एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट थोरासिक रीजन. एंड यहाँ पे स्कोलियोसिस में क्या होगा? लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन. पूरा का पूरा जो स्पाइन है वो एस शेप में हो जाएगा, दैट इज स्कोलियोसिस. तो द चाइल्ड विल बी हैविंग दिस कंडीशन, स्कोलियोसिस होगा. देन डिलेड वॉकिंग, द बेबी विल नॉट बी एबल टू वॉक. फ्रैक्चर्स देखने मिलेंगे. लोअर लिम्स आर मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड, लोअर लिम्स पे ज्यादा अफेक्ट है. व्हाई? बिकॉज लॉन्ग बोन्स वहां पे ज्यादा है. ओके, लॉन्ग बोन्स आर मोर इन लोअर लिम्स.
दैट इज वाई लोअर लिम्ब अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, कैसे होंगे, इसके जो जॉइंट्स है वो एक्सेसिवली मोबाइल होंगे, थोड़ा सा भी जो जॉइंट है वो बहुत ज्यादा मूव करेगा। ओके, प्रोन फॉर डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज भी होने के चांसेस है, डिलेड डेंटाइशन भी होंगे। वाई? बिकॉज ओस्टियोजन जो हमारे बोन सेल्स हैं वो एडिक्वेटली नंबर में प्रेजेंट नहीं है, कोलेजन के अंदर डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे बेबी के जॉ में भी अफेक्ट आ सकता है, मैंडिबल में भी अफेक्ट आ सकता है, टीथ फॉर्मेशन में भी अफेक्ट आ सकता है। वाई? बिकॉज कोलेजन इज द एलिमेंट। ओके, इलास्टिन, कोलेजन, ये सारी चीजें हमारे बोन्स के लिए हैं, सिमिलरली हमारे टीथ के लिए भी हैं। तो ये सारी चीजों में जब प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट इज द ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उसमें भी टाडा के अंदर ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंजनाइटा में एज सच कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलता है। स्पेशली यहाँ पे स्कल के अंदर और स्केलेटल सिस्टम के अंदर फ्रैक्चर एसोसिएटेड है, ये इतना सीवियर नहीं है। बट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाडा है, दैट इज वेरी सीवियर। ओके, एंड लोअर लिम्स आर मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड। यहाँ पे बेबी के लोअर लिम्स में ज्यादा अफेक्शन है एंड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस भी प्रेजेंट होगा बेबी के बॉडी के अंदर। बेबी का जो स्पाइन है वो लेटरल कर्वेचर से दिखेगा। ट्रीटमेंट, रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। क्या करना है यहाँ पे, पहले तो बेबी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, क्योंकि जितना ज्यादा बेबी मूव करेगा उतना ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस है। एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, क्या करना है आपको, कास्ट लगा देना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सप्लीमेंटेशन भी देना है जिससे बोन का ग्रोथ है वो एडिक्वेटली हो। सो दिस विल बी द ट्रीटमेंट मेजर फॉर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। Then comes the scoliosis. Scoliosis is lateral curvature of spine. क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्पाइन है वो एस शेप में कर्व हो रहा है, लेटरल कर्वेचर यानी ऐसा स्पाइन हो जाएगा। ओके, एस शेप में। नाउ दिस इज कॉमनली सीन इन एडोलेसेंट गर्ल्स, गर्ल्स में ये ज्यादा देखने मिलता है। एंड दिस डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम मस्कुलर स्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन द कॉज इज इडियोपैथिक and the cause is unknown. Okay, we are not knowing the cause. Other causes may be congenital abnormality of vertebral column, vertebral column के अंदर प्रॉब्लम है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स और एल्स ट्रॉमा हुआ है अगर, तो ये सारी प्रॉब्लम, लेटरल कर्वेचर या स्कोलियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Now what are the types? So the types are non-structural और functional, structural और progressive. ओके, दो टाइप्स है इसके। पहला है नॉन स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड प्रोग्रेसिव, एक दूसरे का अपोजिट। नॉन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, सी शेप कर्व आ रहा है, जो स्पाइन है दैट इज सीन इन सी शेप, सी शेप का स्पाइन हो जाएगा ड्यू टू पोस्चर, can be corrected voluntarily and disappears when lying down. So when the baby or when the adolescent girl is in lying down position, supine position है, तो हमको ये देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, कर्व कैसा है यहाँ पे, सी शेप का कर्व है। नॉट प्रोग्रेसिव, कैन बी ट्रीटेड विथ पोस्चर एक्सरसाइज। तो अगर हम इसको एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है, दैट इज सी कर्व, नॉन स्ट्रक्चरल। नाउ कम्स द स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या हो रहा है, एस शेप कर्व है, कैसा कर्व है यहाँ, एस शेप। एंड structural change of spine does not disappear with position changes, more aggressive intervention is needed. क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको स्ट्रक्चरल चेंज हमको देखने मिल रहा है यहाँ पे, एस शेप का कर्वेचर हो जाएगा, कैसा होगा, एस शेप का। ओके, और ऊपर नॉन स्ट्रक्चरल में कैसा था, सी शेप, स्ट्रक्चरल में ये एस शेप, एस एस याद रख लो, स्ट्रक्चरल में एस शेप होगा। और ये जो डिसऑर्डर है ये लाइंग डाउन पोजीशन में भी दिखेगा, जो बेबी जो है वो एस शेप यानी एबनॉर्मल सा ही लेटा हुआ दिखेगा आपको। ओके, वेयरएज नॉन स्ट्रक्चरल में क्या हो रहा है, अगर द बेबी इज इन सुपाइन पोजीशन तो हमें नहीं समझ आ रही है कि उसको स्कोलियोसिस होने के चांसेस हैं, बट अगर स्ट्रक्चरल या प्रोग्रेसिव है टाइप इसका, तो हमको क्लियरली दिख जाएगा कि बेबी का स्पाइन का पोजीशन एबनॉर्मल है। ओके, तो वहां पे आपको एग्रेसिव इंटरवेंशन, और ये सिर्फ पोस्चर एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा, यू हैव टू गो फॉर सम अदर इंटरवेंशंस। फाइंडिंग्स, फेलियर टू कर्व टू स्ट्रेंथन व्हेन द चाइल्ड बेंड्स। क्या हो रहा है यहाँ,
जो कर्व है वो स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं हम। ओके, व्हेन द चाइल्ड बेंड, पहले हमने क्या बोला, चाइल्ड को अपने घुटनों के साइड उसको मोड़ दिया है, फॉरवर्ड विथ नी स्ट्रेट एंड आर्म्स हैंगिंग डाउन। ओके, जो नी लीन का जो पोजीशन होता है, लीन डाउन का पोजीशन क्या करा है यहाँ पे, हमने चाइल्ड को बोला कि बेंड हो जाओ नी से और अपने आर्म्स नीचे छोड़ दो। ओके, तो कमर से उसको जब हम बेंड करवा रहे हैं चाइल्ड को, तो हम उसका कर्व स्ट्रेटन नहीं कर सक रहे हैं, वो कर्व उसके स्पाइनल कॉर्ड में होगा। कर्व डिसअपियर्स विद फंक्शनल स्कोलियोसिस, अगर फंक्शनल है दैट मीन सी शेप है तो चला जाएगा, लेकिन नॉन फंक्शनल है तो कर्व डिसेंट जो डिसअपियर नहीं होगा। अनइवन हिप्स, उसका जो हिप है वो अनइवन होगा, व्हाई, बिकॉज जो वर्टिब्रा है उसकी शेप कैसी हो जाएगी, एस शेप की हो जाएगी, तो वर्टिब्रा के बिल्कुल ही नीचे हमारा हिप्स आ रहा है, तो वर्टिब्रा की शेप ही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हिप की शेप कहां से अप्रोप्रिएट होगी, सो दैट इज ऑल्सो अनइवन। uneven shoulders, that is also attaching with the vertebral column, so vertebra is not appropriate, shoulder का पार्ट भी appropriate नहीं होगा। asymmetry of ribs, अब हमारे vertebral column ये सारी चीजें ribs से हमारे vertebral column से अटैच है, एक जगह पे प्रॉब्लम आया, हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। ओके, सो अनइवन हिप्स, अनइवन शोल्डर्स, asymmetry of rib cage and x-ray reveals curvature, तो x-ray के अंदर ये कंडीशन आएगी, स्कोलियोसिस। ऐसे चाइल्ड को कभी कभी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी रहती है, वाई, बिकॉज उसका रिब्स जो है उसकी एसिमेट्री हो रखी है, रिब्स के अंदर क्या आ रहा है, हमारा लंग्स आ रहा है, तो रिब्स के अंदर प्रॉब्लम है, रिब्स एसिमेट्रिकल है, तो प्लूरल कैविटी एंड लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम होंगे, सो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वगैरह रहती है ऐसे चाइल्ड को, बिकॉज उसके जो रिब के कभी कभी क्या होता है, एस शेप का कर्वेचर है, हमने उसको एग्रेसिव मेजर में हम पोस्चर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो क्या होगा, रिब केज कभी कभी पेनिट्रेट हो जाएंगे लंग्स के अंदर, तो तभी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो ऐसे चाइल्ड को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और स्पेशल अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज हमारे लंग्स भी जुड़े हुए हैं, रिबकेज है, रिबकेज के साथ में हमारा लंग्स आ जाएगा। ओके, अनइवन हिप्स है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हमारे यहाँ पे एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जा रहे हैं, यहाँ पे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, वाई, बिकॉज सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे यहाँ अफेक्ट हो रहे हैं, रिब्स के अंदर हमारा लंग्स है, हिप्स के अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सारे ऑर्गन्स यहाँ पे हमारे अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ स्पाइन फॉर नॉन स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल अगर है, जो हमारा फंक्शनल है जिसमें हमारा सिर्फ सी शेप का कर्व आ रहा है, वहां पे तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक करवा सकते हैं, ब्रेसिंग करवा सकते हैं, प्लास्टर कास्ट करवा सकते हैं, स्पाइनल फ्यूजन, ये सर्जिकल इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन हम करवा सकते हैं। प्लास्टर कास्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जैकेट कास्ट पिनाएंगे, जिससे कि जो उसका कर्व है वो रिजॉल्व हो जाए, स्ट्रेट लाइन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम आ जाए, सो ऐसे टाइप के इंटरवेंशंस वी कैन परफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, उसके अंदर आएगा हमारा फर्स्ट टॉपिक यूटीआई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन। ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है यहाँ, ई कोलाई, ई कोलाई इज द मेन ऑर्गेनिज्म फॉर यूटीआई इन चिल्ड्रन, एंड नाउ दिस ई कोलाई इज नॉर्मल फ्लोरा फॉर हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक, ओके, और इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर जीआई ट्रैक का नॉर्मल फ्लोरा इकोलाई, बट इफ दिस इकोलाई इज ट्रांसफरिंग, अगर ये इकोलाई ट्रांसफर होके यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है तो दैट विल कॉज यूटीआई। सो बैक्टीरिया में भी नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल फ्लोरा हो सकता है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो गया, उसकी प्लेस चेंज हो गई, सो द बैक्टीरिया कैन कॉज इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैक, कहाँ पे पहुंच रहा है, या तो ये ब्लैडर में जाएगा या तो यूरिनरी ट्रैक में चला जाएगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इंक्लूड पुअर हाइजीन एंड यूरिनरी रिफ्लक्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, यूरिन का बैक फ्लो, ओके, या तो फिर हाइजीन मेंटेन नहीं है, या तो फिर एनाल फिशर आ रहा है, ओके, एनस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एबनॉर्मल फिस्चुला डेवलप हो चुका है, ऐसे कोई कंडीशन है, इम्परफोरेटेड एनस है, ऐसे कोई भी कंडीशन है जिस वजह से इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा यूरिनरी ट्रैक के अंदर चला जाए, दैट कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वहां पे होने के चांसेस ज्यादा है। देन फाइंडिंग्स, अब इसके फाइंडिंग्स क्या होंगे, एब्डोमिनल पेन, डल पेन होगा बेबी को, ओके, डल पेन होगा, द चाइल्ड विल क्राई पीरियोडिकली, ओके, पेन है तो चाइल्ड विल क्राई। देन एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस इज बेडवेटिंग, एन्यूरेसिस एंड एंकोपोरेसिस, एन्यूरेसिस का मतलब होता है
passage of urine at the time of sleep. Okay, in night when the baby is sleeping, the baby is passing urine, that is enuresis, and encoporesis is passage of stool. This is the difference, enuresis and encoporesis. Enuresis and encoporesis are behavioral disorders as well. ओके, बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर भी एन्यूरेसिस एंकोपोरेसिस आता है. अगर चाइल्ड को कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, तो भी हम एन्यूरेसिस एंकोपोरेसिस बेबी को देखने मिलता है. सो यू कैन नॉट डायग्नोस विद एन्यूरेसिस दैट द बेबी इज हैविंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ओके, पेन है, बर्निंग सेंसेशन, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज एंड हीमेचूरिया. अगर ये सारे कंडीशंस बेबी को प्रेजेंट है तो द बेबी कैन हैव यूटीआई. फीवर, इसके अलावा फीवर भी होगा. व्हाई? बिकॉज इन्फेक्शन हो गया है. तो इन्फेक्शन है बेबी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी. ओके, पेल कलर यूरिन विल बी पास्ड, देन डल एब्डोमिनल पेन होगा. So these all are the conditions which shows that the baby may have urinary tract infection. Low to high grade fever, मैंने बताया fever भी होगा. Usually the organism is E. coli. ये एग्जाम में पूछ लेते हैं. Okay, E. coli is the most common organism for UTI in any of the organism, whether it is a child or adult. Mostly E. coli के वजह से क्या देखने मिलता है हमको? UTI देखने मिलता है. Then ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करोगे आप. increase fluid intake. Why? Because frequency of urination has increased, so you will increase the fluid intake and you will maintain the perineal hygiene. How you will maintain the perineal hygiene? When the baby is passing the stool. ये होने के चांसेस क्यों ज्यादा हो जाते हैं? क्योंकि जब नैपी चेंज करते हैं, व्हेन द बेबी हैज पास स्टूल, उस टाइम पे हेल्थ वर्कर्स या तो फिर मदर, उन लोगों को अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं होती है पेरिनियम क्लीन करने की. दे आर क्लीनिंग इन लेमन टर्म्स, बहुत ही अलग ऐसे ही क्लीन कर देते हैं कि भाई साफ किया एंड द बेबी को दूसरी नैपी पिलाई, खत्म बात. नहीं, इसका मैनर है. कैसे क्लीन करना है आपको? इसको इनवर्ट टू आउटवर्ड स्ट्रोक लेना है इसका, सिंगल स्ट्रोक. ओके, सिंगल स्ट्रोक से ही आपको ये क्लीन करना है. सिंगल स्ट्रोक आपने दिया, उसके बाद में यू हैव टू चेंज द क्लीनिंग एरिया. जो क्लीनिंग, जिस चीज से आप क्लीन कर रहे हो, क्लीनिंग थिंग को चेंज करना है आपको. जो वाइप्स है उसको चेंज करके सेकेंड वाइप लेके सेम वे इनवर्ट टू आउटवर्ड का स्ट्रोक मार के आपको क्लीन करना है. ये जब मैनर परफॉर्म नहीं करते हैं तब क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो पेरिनियल एरिया से हमारे यूरिनरी ट्रैक एरिया में पहुंच जाता है एंड दैट कैन कॉज ई. कोलाई. प्लस फ्रीक्वेंट डायरिया है बेबी को, कॉन्स्टेंटली द बेबी इज पासिंग स्टूल, बेबी का डायपर ही चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो ई. कोलाई कैन इन्वेड इनटू यूरिनरी ट्रैक. देन फिस्चुला है, जैसे मैंने बताया, फिस्चुला अगर हो चुका है एनस एरिया और यूरिनरी ट्रैक ब्लेडर के बीच में, तभी भी नॉर्मल फ्लोरा कैन इन्वेड इनटू ब्लेडर. तो कोई भी पार्ट के यूरिनरी के ट्रैक के अंदर, ये इवन किडनी तक भी पहुंच सकता है. ओके, दिस बैक्टीरिया कैन ट्रांसमिट टू किडनी. फिर किडनी के ऊपर नेफ्राइटिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, ऐसे कंडीशंस बेबी को कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में होने के हाई चांसेस है अगर हमने ये ट्रीट नहीं किया. प्लस ये बैक्टीरिया ऐसा, ये रेजिस्ट हो जाता है. ओके, दिस बैक्टीरिया का अगर हमने कोर्स नहीं किया है सही से, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड नहीं की है, जो उसका डोज लेवल है वो अगर हम ट्रीट नहीं करवा रहे हैं, सो दिस ऑर्गेनिज्म कैन गेट रेजिस्टेंट. ठीक है, थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन से आपने इसको ट्रीट किया है, फिर से हो गया, तो थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन अगर नेक्स्ट टाइम यूटीआई हुआ है तो काम नहीं करेगी. ओके, यू हैव टू गो फॉर एमोक्सिसिलिन. मॉक्स आपको देना पड़ेगा, मॉक्स के इंजेक्शंस यू हैव टू एडमिनिस्टर. दिस इज स्पेसिफिक टू ई. कोलाई. ज्यादातर इन्फेक्शन ई. कोलाई से ही देखने मिलते हैं. प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका चाइल्ड कहीं डायबिटिक तो नहीं है. अगर डायबिटिक चाइल्ड है तो ई. कोलाई का इन्फेक्शन दूर नहीं होगा. ओके, बहुत देर लगाएगा वो इन्फेक्शन रिजॉल्व होने में. व्हाई? बिकॉज ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है. ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो ई. कोलाई का ग्रोथ ज्यादा होगा. उस वजह से क्या होगा, कोलोनाइजेशन बढ़ जाएगा. जैसे ही कोलोनाइजेशन बढ़ जाएगा उसकी विरुलेंस बढ़ जाएगी, पैथोजेनिसिटी बढ़ जाएगी. जितना ज्यादा होगा उतना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सीवियर होके एडजेसेंट स्ट्रक्चर में भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा बेबी को. तो दिस इज वेरी क्रूशियल एज कंसर्न टू योर प्रैक्टिकल पर्पस, एज कंसर्न टू योर एग्जाम पर्पस. आपके आजू बाजू में भी अगर आप देख रहे हैं तो अगर यूटीआई है तो एश्योर दैट दिस कंडीशन हैज टू बी रिजॉल्व. Anyhow, this condition needs to be resolved. And causative organism is E. coli. Klebsiella, Shigella, ये सारे organisms होते हैं, but most common is E. coli. Pseudomonas, ये सारे से भी UTI हो सकता है. Vesicoureteral reflux, ये क्या है? अब
रीगर्जिटेशन ऑफ यूट्राइन फ्रॉम ब्लैडर इनटू यूरेटर। क्या हो रहा है यहाँ पे? रीगर्जिटेशन, बैक फ्लो हो रहा है किसका? यूरिन का। कहां से? ब्लैडर इनटू यूरेटर ड्यू टू फॉल्टी वाल्व मैकेनिज्म, यानी जो हमारा जो वाल्व है यूरेटर के अंदर, वो वाल्व का क्या हो रहा है? एडिक्वेट फंक्शन नहीं हो रहा है, तो ब्लेडर में से यूरिन बैक फ्लो होगा यूरेटर में। किडनी से लगते दो पाइप निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर में से फिर यूरिन इकट्ठा होता है हमारे ब्लेडर में, और ब्लेडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन विल कम आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लेडर से यूरिन बैक फ्लो जा रहा है। द यूरिन इज रीगर्जिटेटेड इनटू द ब्लेडर। कहाँ जा रहा है ये? यूरेटर में जा रहा है। ओके, क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका जो वाल्व है वो एडिक्वेटली फंक्शन नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। ओके, और वो जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं वेसिको यूरेट्रल जंक्शन। रिफ्लक्स लीड टू यूटीआई, पाइलोनेफ्राइटिस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये सारे कंडीशन वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स के वजह से हमें देखने मिलते हैं। यूटीआई होगा, ऑब्वियस है। पाइलोनेफ्राइटिस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस। यूरिन है उसका बैक फ्लो जा रहा है, वापस किडनी में तो ले नहीं सकता है ये, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस जैसे कंडीशन देखने मिल सकते हैं। Now this is important. Undescended testis, which is also called as cryptorchidism. Okay, cryptorchidism, this is the condition which is called as undescended testis. इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है. This is unilateral और bilateral absence of testis in the scrotum. क्या हो रहा है यहाँ पे? जो scrotal area है, this is usually यहाँ पे जो टेस्टिस है वो एब्सेंट होते हैं। ओके, स्क्रॉटल एरिया में ईदर इट में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है ना? दिस विल बी सीन इन मेल बेबीज जिसमें टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड नहीं हुए होते, एब्सेंट होते हैं। सो द स्क्रॉटल सैक में बी एम्प्टी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस। 75% डिसेंट अकर्स स्पॉन्टेनियसली बाय 1 year of age। तो एक साल के अंदर अंदर डिसेंट हो जाना इज नॉर्मल। बट इफ द डिसेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस, तो कहाँ रहेंगे टेस्टिस? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी से उसको डिसेंट होके नीचे स्क्रॉटल एरिया में आना होता है। दिस इज नॉर्मल एनाटमी। But if for some reason the descent is not occurring, the descent is not taking place, that will lead to a condition called cryptorchidism. Okay, cryptorchidism का condition हमें देखने मिलेगा, that is our undescended testis. Now testis normally descends at 8 months of gestation, so maybe undecided in babies before 8 months. क्या हो रहा है यहाँ पे? Usually preterm baby अगर 8 months से पहले बेबी का बर्थ हो रहा है, 7 मंथ में अगर बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस देखने के चांसेस ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज डिसेंड नॉर्मली 8 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो जाता है। व्हेन द बेबी इज 8 मंथ्स, ओके, जेस्टेशन जो मदर का चल रहा है, 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, तब जो है डिसेंट हो जाना चाहिए बेबीज के अंदर। अगर बेबी 8 मंथ से पहले बर्थ ले रहा है, 7 मंथ या 6 मंथ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, तब डिसेंड नहीं होंगे टेस्टिस। उस टाइम पे अनडिसेंडेड टेस्टिस डिसीज कंडीशन देखने मिलेगी। फाइंडिंग्स: एब्सेंस ऑफ टेस्टिस इन स्क्रॉटल सैक। स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस नहीं होंगे, द टेस्टिस विल बी एब्सेंट। ओके, treatment orchiprexy. Orchiprexy is the treatment for undescended testis. Surgical process to correct cryptorchidism usually performed between 1st to 3 years of age. क्या करेंगे यहाँ पे? इंसिजन लगा के टेस्टिस को उसके नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे, दैट इज ऑर्कीप्रेक्सी। द टर्म ऑर्की इज रिलेटेड टू टेस्टिस। ओके, ऑर्की जो वर्ड है वो टेस्टिस से रिलेटेड है। तो स्क्रॉटल सैक में वो लोग इंसिशन करके क्या करेंगे? डिसेंड करवाएंगे एब्डोमेन से टेस्टिस को, और उसके बाद में स्क्रॉटल सैक पे अटैच करेंगे, दैट इज ऑर्कीप्रेक्सी।
If testes are undescended and remain in the abdomen for longer period, it may predispose to sterility due to increased body temperature. अब हर चीज का अपना लोकेशन, अपना सिग्निफिकेंस होता है. एब्डोमिनल एरिया से स्क्रोटल सैक में टेस्टिस इसीलिए जाते हैं बिकॉज स्क्रोटल सैक में हमारा नॉर्मल बॉडी कर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लेस होता है. ओके, मेल का जो स्क्रोटल एरिया है वहां का टेम्परेचर, मेल का जो पूरे बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा. और दैट द टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर ऐसा नहीं हुआ, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, तो जो टेम्परेचर होगा वो 2 से 3 डिग्री, जो आइडियल टेम्परेचर कम होना चाहिए वो उस टेस्टिस के लिए ज्यादा होगा. एंड दैट विल कॉज टू लैक ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन या तो फिर नो स्पर्म प्रोडक्शन. दैट इज कॉल्ड स्टरिलिटी. ओके, द मेल विल बी स्टराइल. स्पर्म प्रोडक्शन मेल को होगा नहीं because the testis is not descended and the testis has remained in the abdomen. Abdomen में ही रह गए हैं testis, तो sperm production नहीं होगा. That will lead to sterility in male. Okay, so this is the common complication. Normally जो scrotal area है वहां पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है मेल के बॉडी से. ओके, इफ एनी रीजन के वजह से टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन में डिफिकल्टी आएगा एंड दैट कैन कॉज स्टरिलिटी. याद रखना ये. नेक्स्ट इज हाइपोस्पेडियासिस. नाउ व्हाट इज हाइपोस्पेडियासिस? Hypospadiasis is the condition where urethral opening is located anywhere at the ventral surface of penis. Now this condition is also seen in male babies. मेल में देखने मिलेगा जहां पे जो यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वो पेनिस के वेंट्रल सरफेस पे होगा. ओके, वेंट्रल सरफेस. एपिस्पेडियासिस में डॉर्सल सरफेस पे होगा, हाइपोस्पेडियासिस में वेंट्रल सरफेस पे होगा. तो यूरेथ्रल जो ओपनिंग है दैट विल बी एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस. नाउ वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड कॉजिंग कंस्ट्रक्शन. क्या होगा यहाँ पे? नैरोइंग हो जाएगा. सॉरी, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रिक्शन. क्या है? नैरो हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर. ओके, जो पेनिस का जो ओपनिंग है दैट विल बी नैरोड डाउन बिकॉज यूरेथ्रल ओपनिंग इज नॉट एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस. उसका जो टिप पे होना चाहिए, यूरेथ्रा का ओपनिंग कहाँ होना चाहिए? नॉर्मली टिप पे होना चाहिए, बट यहाँ पे टिप पे नहीं है. कहाँ जा रहा है ये? वेंट्रल सरफेस पे जा रहा है. इस वजह से यूरिन पास करने में बेबी को डिफिकल्टी आएगा. ड्रूलिंग ऑफ यूरिन विल बी सीन. ओके, जो यूरिन का जो ड्रूलिंग होगा, यूरिन से उसके जो बेबी के जो क्लोथ्स हैं वो खराब होंगे. urinary meatus will be in the ventral surface and inability to make straight stream of urine. जो यूरिन का स्ट्रीम है that will be not straight. ओके, ड्रूलिंग होगा, यूरिन का जो ड्रूलिंग होगा उस वजह से क्या हो सकता है? यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. पेनाइल एरिया में यूरिन का ड्रूलिंग होगा. एक्सेसिव लीकेज ऑफ यूरिन विल बी सीन in this condition. Okay, hypospadiasis में यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है that is on ventral surface, whereas epispadiasis में dorsal surface रहता है. E के साथ में D. Okay, A B C D, D के बाद E आता है तो E D से याद रख लो. epispadiasis dorsal और hypospadiasis ventral. तो एक याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट है. इस तरह से आप याद रख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है इसकी? सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा. जो वेंट्रल सरफेस पे है उसको यूरेथ्रल ओपनिंग को क्लोज करके क्या करेंगे हम? टिप पे न्यू यूरेथ्रल ओपनिंग जनरेशन अकर. ओके, दैट इज द सर्जिकल मेजर. सर्जिकल इंटरवेंशन में न्यू यूरेथ्रल ओपनिंग क्रिएट कर देंगे. एंड हाइपोस्पेडियासिस में कहाँ है? वेंट्रल सरफेस पे यूरेथ्रल ओपनिंग है. एपिस्पेडियासिस में डॉर्सल सरफेस पे है. बार बार बोलने का रीजन यही है कि आप लोगों को याद रहे. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. दिस इज रिलेटेड टू किडनी. अब तक हम बात कर रहे थे वहां पे कहीं पे भी किडनी का कोई रोल नहीं आया था. नाउ वी आर कंसर्न विद किडनी. ठीक है, किडनी पे अब प्रॉब्लम, हम किडनी के एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. क्या हो रहा है यहाँ पे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है.
acute glomerulonephritis is autoimmune disorder. Okay, acute glomerulonephritis is autoimmune disorder in which एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस विल अकर. तो जो हमारा किडनी का टिश्यू होगा, जो नेफ्रॉन होगा, जब हम उसको इंसाइज करके पैथोलॉजिकल लैब में देखेंगे तब हमें क्या दिखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहां पे देखने मिलेगा. ओके, सो दिस इज द acute glomerulonephritis. What will be the findings? So the findings include history of streptococcal infection. अगर streptococcal का कोई infection हुआ है, यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या तो फिर स्किन इन्फेक्शन. ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक या स्किन इन्फेक्शन से स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे और ये एंटीबॉडीज और एंटीजन कोई रीजन की वजह से किडनी एरिया के ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, तो इन्फेक्शन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यूटीआई हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन के वजह से भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और वो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो हमारे किडनी पे आगे अगर स्टिक हो गए तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन देखने मिलेगा. इडीमा, एनोरेक्सिया, लेथार्जी, ये सारी चीजें देखने मिलेगी. इडीमा हो जाएगा, वाई? बिकॉज किडनी का फंक्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर नहीं होगा, उस वजह से इडीमा होगा. देन एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया होने के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि बेबी को पेन हो सकता है. ओके, लेथार्जी, फ्लूइड का इम्बैलेंस रहेगा तो एसोसिएटेड बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे. हिमेचूरिया और डार्क कलर्ड यूरिन, कैसा हो जाएगा इसका यूरिन? डार्क कलर्ड यूरिन या तो कोला कलर्ड यूरिन इज अ स्पेसिफिक साइन फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. कोला कलर्ड यूरिन, ओके, जो पेप्सी होती है, जो कोला होती है, वैसे कलर का यूरिन इज द स्पेसिफिक साइन फॉर acute glomerulonephritis. Then hypertension. Why hypertension? Because kidney फिल्टर नहीं कर पा रही है न्यूट्रिएंट्स को. ओके, फिल्टर नहीं हो रहा है तो सोडियम का इम्बैलेंस होगा. लूप ऑफ हेनली में जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. वाई? बिकॉज किडनी हैज अफेक्टेड, एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रेन हो चुके हैं किडनी के ऊपर. ओके, किडनी के ऊपर लीजन आ चुके हैं, उस वजह से किडनी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम फिल्टर नहीं होगा और फ्लूइड वॉल्यूम जब फिल्टर नहीं होगा तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ अल्टीमेटली किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है तो हार्ट पंप नहीं करेगा एडिक्वेटली. ओके, तो किडनी के वजह से दूसरे वाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे. सेरेब्रल एडिमा भी कभी कभी देखने मिलता है ऐसी कंडीशन में. Now treatment. Antibiotics for streptococcal infection. Okay, you have to administer antibiotics. Antihypertensives भी देना है. Digitalis if circulatory overload is present. क्या देना है यहाँ? कार्डियक डिजिटालिस देने हैं, डिजॉक्सिन. क्यों देने? सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है, फ्लूइड का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इडीमा हो गया है, बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ गया है, तो यू हैव टू एडमिनिस्टर डिजिटालिस प्लस यू हैव टू एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एज वेल. वाई? बिकॉज हमको एक्सेसिव फ्लूइड तो निकालना पड़ेगा. जितना ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा कार्डियक लेवल के ऊपर उतना ज्यादा लोड आएगा. ठीक है, तो डिजिटालिस यू हैव टू एडमिनिस्टर. कार्डियक डिजिटालिस की जो ड्रग्स हैं दैट यू हैव टू एडमिनिस्टर. ओके, सर्कुलेटरी वॉल्यूम को एडिक्वेट नंबर में रखने के लिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट पे प्रेशर ज्यादा आएगा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, क्यों? बिकॉज ओवरलोड आ गया है कार्डियक सिस्टम के ऊपर. हमारा हार्ट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा है, पंप की ब्लड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुकी है. ओके, क्यों? क्योंकि हमारा किडनी जो है वो एडिक्वेटली फंक्शन नहीं कर रहा है, उस वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा. ओके, सो यू हैव टू एडमिनिस्टर डिजिटालिस. फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इफ रिनल इम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट. क्या हो रहा है यहाँ पे? हमको फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन करवाना है, फ्लूइड हमको रिस्ट्रिक्ट करना है.
ओके, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है, देन इन सीवियर रीनल एंड कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स डायलिसिस इज रिकमेंडेड। क्या देना है हमको? डायलिसिस करवाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज किडनी का फंक्शन एडिक्वेट नहीं है। ओके, किडनी हमारा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा। दिस विल बी द ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक साइन फॉर acute glomerulonephritis is cola colored urine. मेक श्योर यू आर रिमेम्बरिंग दिस बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, किडनी सिस्टम के ऊपर से कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन हमें आता होता है बट इग्नोरेंट रहते हैं, हम पढ़ते नहीं है, इस वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते, या तो फिर उस टाइम पे ध्यान में नहीं आता है। तो आपको मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। वाई कोला कलर्ड यूरिन क्यों होगा? बिकॉज उसके अंदर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगा, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, नाइट्राइट्स, ये सारे जितने भी बॉडी के अंदर जो हमारे जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, वो सारा प्यूरिफाई करने का काम किडनी कर रही है। उसके बाद में यूरिन हमारा फॉर्म होता है। तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो चुका है, तो ये सारे मिनरल्स और ब्लड, ये सारी चीज प्यूरिफाई नहीं होगी, और उस वजह से डार्क कलर यूरिन देखने मिलेगा, कोला कलर्ड यूरिन देखने मिलेगा, एंड दैट इज द स्पेसिफिक फीचर फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट इज नेफ्रोसिस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लीडिंग टू स्ट्रक्चरल अल्टरेशन ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलस जो है हमारा, उसके मेम्ब्रेन पे प्रॉब्लम आ रहा है, दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, पर्टिकुलरली एल्बुमिन का सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन में अल्टरेशन आएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ओके, प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तुरंत हमारे बॉडी के अंदर एडिमा होने लग जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज अगर आपको दिमाग में, मतलब अगर आपका कंसेप्ट है तो आप उससे सिम्टम्स बना सकते हैं। प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारे बॉडी के अंदर, प्रोटीन शिफ्ट होगा, प्रोटीन शिफ्ट कॉजेज अल्टर्ड ऑन्कोटिक प्रेशर एंड लोअर्ड प्लाज्मा वॉल्यूम। अब प्रोटीन के अंदर प्रॉब्लम आ गया, दैट मीन्स हमारा जो प्लाज्मा है उसका लेवल कम हो जाएगा। ओके, रेड ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ जाएगा, प्लाज्मा का लेवल कम हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा, उस वजह से एडिमा होने के चांसेस है। तो पफी फेस, मून फेस, पेडल एडिमा, ये सारे स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे हमारे ये नेफ्रोसिस के। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन से प्रॉब्लम है, तो हमारा प्रोटीन अफेक्ट हो गया, यानी हमारा फेस मून फेस हो जाएगा। ठीक है, मून फेस, पफी फेस, पफी आईलिड्स, ये सारे स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे आपके नेफ्रोसिस के। हाइपोवोलेमिया ट्रिगर्स रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म जो है हमारा, वो हाइपोवोलेमिया से ट्रिगर होगा। अब प्रोटीन के अंदर शिफ्ट आ चुका है, तो प्लाज्मा लेवल सारा एडिमा हो रखा है, तो बॉडी के अंदर एक जगह फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है, एडिमा हो गया है, तो बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा लेवल है, फ्लूइड लेवल है, वो कम हो जाएगा। दैट विल कॉज हाइपोवोलेमिया। ओके, हाइपोवोलेमिया होगा, उस वजह से रास सिस्टम यानी कि एडीएच रिलीज होगा। अभी हमने बात की थी, एडीएच रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी की मैंने बात की थी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से दो ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। उसमें से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, बट जब वो एज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट कर रहा है, तब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रिलीज होगा, और जब वो वैसोप्रेसिन की तरह एक्ट कर रहा है, तब वो पॉजिटिव मैकेनिज्म के तरह से रिलीज होगा। ओके, तो यहाँ पे रास जब सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब एडीएच हार्मोन रिलीज होगा, और जैसे ही एडीएच हार्मोन रिलीज होगा, हमारा बॉडी के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ओके, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। लोअर बीपी ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एडीएच, इंक्रीजिंग एडिमा। अगर बीपी कम हो गया है, सोडियम हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ओके, तो किडनी के अंदर रास सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होगा, तो सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जैसे सोडियम एब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर भी क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। तो वाटर के, सोडियम के साथ साथ में वाटर भी आएगा, सोडियम पानी को खींचता है, तो एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो फेशियल एडिमा, पफी आईलिड्स, मून शेप फेस, पेडल एडिमा, एब्डोमेन डिस्टेंशन, ये सारे सिम्टम्स आपके नेफ्रोसिस के होंगे। तो अगर कोई भी कंडीशन के अंदर प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, इवन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर भी अगर हम क्वेश्चन कर देखें,
ये मेरेस्मस देखें जिसमें प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको पफी फेस, ओके, मून फेस, आईलिड्स विल बी स्वॉलन, ये सारे कंडीशन देखने मिलेगी क्योंकि प्रोटीन के वजह से ये सारी चीजें होती है. फाइंडिंग्स, व्हाट विल बी द फाइंडिंग्स? प्रोटीनूरिया, एक्सेसिव लेवल ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन का शिफ्ट हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ चुका है, तो यूरिन के अंदर प्रोटीन बढ़ जाएगा. देन हाइपोप्रोटीनेमिया, बॉडी, नाउ सी दिस बोथ आर, क्या है, दोनों उल्टे हैं. प्रोटीन का लेवल यूरिन में बढ़ रहा है और ब्लड के अंदर कम हो रहा है. हाइपोप्रोटीनेमिया, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे यूरिन में बढ़ेगा, प्रोटीन का एक्सक्रीशन बढ़ेगा. नाउ ऑब्वियस है, प्रोटीन का एक्सक्रीशन बढ़ गया, हमारे बॉडी में से प्रोटीन निकल रहा है, तो हमारी बॉडी में कमी आनी है. किस चीज की? प्रोटीन की. तो ब्लड के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगा, दैट इज हाइपोप्रोटीनेमिया. हाइपरलिपिडेमिया, क्या हो रहा है? फैट का लेवल बढ़ रहा है. कहाँ पे? ब्लड में. डोंट गेट कंफ्यूज, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्विस्ट करके, कौन सा लेवल कम हो रहा है, किस में कम हो रहा है. तो यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होगा, और ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल, सॉरी, लिपिड्स का लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्टेरॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो प्रोटीन आर वेरी क्रूशियल. अगर कोई रीजन की वजह से प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो रहा है, तो फैट का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया या तो फिर कोलेस्टेरॉल ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, डिपेंडेंट बॉडी इडिमा, दैट इज पफिनेस अराउंड आईज. आ गया, पफिनेस अराउंड आईज, असाइटिस, स्क्रोटल एडिमा, एंकल एडिमा, ये सारे फीचर्स होंगे. पफिनेस, हमारी आंखें जो है वहां पे सूजन आएगी, एडिमा देखने मिलेगा. Ascites, abnormal fluid collection in abdominal cavity. Why? Because protein का shift हो रहा है. Okay, so that can cause ascites. Scrotal edema, male scrotal sac जो है वो bulging हो जाएगा. Okay, जो scrotum है मेल का वो bulge दिखेगा हमें. That is scrotal edema. Ankle edema, पैरों में भी edema आएगा, and usually this edema will be pitting. ठीक है, नॉन पिटिंग, पिटिंग दो टाइप होते हैं एडिमा के. यहाँ पे पिटिंग एडिमा होगा. वाई? बिकॉज एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, प्लस प्रोटीन नहीं है बॉडी में, प्रोटीन सारा का सारा यूरिन से बाहर निकल रहा है. ओके, सो और यहाँ पे अल्ट्रेशन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल में भी आएगा. वाई? बिकॉज प्रोटीन लेवल इज अफेक्टिंग. ओके, नाइट्रोजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन, अमीनो ग्रुप. ओके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल के अंदर अल्ट्रेशन आएगा. एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये सारे जो सिम्टोमेटिक फीचर्स है वो सब रहेंगे. माल न्यूट्रिशन रहेगा. वाई? बिकॉज प्रोटीन इज नॉट इन एडिक्वेट अमाउंट, प्रोटीन नहीं है बॉडी के अंदर, तो माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस ज्यादा है. देन पैलर, वाई? बिकॉज ऑफ इडीमा, इडीमा प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल्स को एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड देने नहीं मिलेगा. प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रोटीन शिफ्ट, एक जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम नहीं है तो रेड ब्लड सेल सर्कुलेट नहीं होंगे बॉडी के अंदर, सर्कुलेट नहीं होंगे तो पैलर देखने मिलेगा. देन लेथार्जी होगी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? लेथार्जी होगी. ओके, देन हिपैटोमेगाली, लीवर विल गेट enlarged. Okay, enlargement of liver will be seen. ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है टू रिजॉल्व एडिमा. डायूरेटिक्स भी दे सकते हो, थायराइड डायूरेटिक्स इफ एडिमा इज प्रेजेंट. ओके, थायराइड डायूरेटिक्स आपको एडमिनिस्टर करने हैं पर्टिकुलरली. Then high protein, low fiber, low sodium diet. Now see, this question can ask in exam. Type of diet provided to the baby in case of nephrotic syndrome or nephrosis. That is high protein. Why? Because protein is getting lost by urine. यूरिन में से सारा प्रोटीन निकल रहा है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है. ओके, सो हाई प्रोटीन एंड लो सोडियम. वाई लो सोडियम? बिकॉज सोडियम अगर आएगा बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वाटर बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इडीमा हो जाएगा. ठीक है, तो you have to provide high protein and low sodium diet. Avoid IM injection in child with nephrotic syndrome since the medication is not well absorbed because of edema. IM injection अगर आप बेबी को दे रहे हो तो उस टाइम पे बेबी का जो IM इंजेक्शन का डोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. वाई? बिकॉज edema is present. edema present है तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं. तो अगर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अंदर कोई वैक्सीन आ रही है जो IM है तो यू विल पुट इट ऑन होल्ड.
आप वो मेडिसिन बेबी को एडमिनिस्टर नहीं करोगे, क्योंकि अननेसेसरी बेबी को एडमिनिस्टर करने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे का वहां पे वो मेडिसिन रह जाएगा। नाउ दिस मेडिसिन का जो डोज है दैट इज एक्टिंग एज फॉरेन सब्सटेंस टू द बेबीज बॉडी। हमारे बॉडी के लिए वो वैक्सीन का डोज है वो क्या है, फॉरेन सब्सटेंस ही है। तो वहां पे अगर अब अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे ही पड़ा रहेगा वो जो भी हमारा डोज है, जो भी हमारा लिक्विड है, क्या करेगा वो अल्टीमेटली टिश्यू जो सेल्स है उसको इरिटेट करेगा। ओके सेल्स को क्या करेगा वो इरिटेट करेगा जो वैक्सीन का डोज है, एंड अल्टीमेटली रैशेस फिर दूसरे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बेबी को होने के चांसेस है। इसीलिए आईएम इंजेक्शन नहीं देना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। Okay, our next disease condition is Wilms tumor. This is also very important topic. Wilms tumor पे से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर सबसे कॉमन ट्यूमर अगर रीनल एरिया में कोई होगा दैट इज विल्म्स ट्यूमर। और विल्म्स ट्यूमर का स्पेसिफिक साइन है एक बल्जिंग एरिया इन एब्डोमेन। एब्डोमेन जो फ्लैंक एरिया है वहां पे आपको बल्जिंग दिखेगा, वहां पे आपको मास लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। दैट इज द स्पेसिफिक साइन फॉर विल्म्स ट्यूमर। सपोज मदर बेबी को बाथ करवा रही है तो व्हाइल बाथिंग द मदर इज फाइंडिंग दैट एब्डोमिनल एरिया पे उसको कुछ हार्ड मास राउंड जैसा दिख रहा है, राउंड मास जैसा कुछ फील हो रहा है। सो दैट इज विल्म्स ट्यूमर। ओके Okay, it is usually seen in 80% of patients less than 5 years of age. 5 साल के नीचे से बच्चों को ये होने के चांसेस ज्यादा है। एंड दिस इज ट्यूमर, दिस इज कैंसर, ओके, एंड दिस इज मैलिग्नेंट। यू सी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिनाइन नहीं है, मैलिग्नेंट मींस दिस कैन स्प्रेड। Now, clinical features. Clinical features include asymptomatic abdominal mass will be detected during routine physical examination. कैसा है यहाँ पे, वो मास में कोई पेन नहीं है, बट दिस मास इज प्रेजेंट इन द फ्लैंक एरिया। ओके एब्डोमिनल एरिया पे मास, जहाँ पे किडनी है, किडनी के आजू बाजू के एरिया में हमको एब्नॉर्मल मास जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। एब्डोमिनल पेन, हीमेचूरिया एंड फीवर। एक क्वेश्चन था व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू पेपर्स, मैंने देखा था विच इज द स्पेसिफिक सिम्टम फॉर विल्म्स ट्यूमर। उसके अंदर आपके ऑप्शन थे हीमेचूरिया, एबनॉर्मल एब्डोमिनल मास, देन एनोरेक्सिया एंड स्क्रॉटल सैक डायलेशन। ये 4 ऑप्शन थे। आई गेस एम्स का पेपर था या नॉर्सेट का था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये पेपर मैंने सॉल्व किया है, उसमें ये क्वेश्चन आया था विल्म्स ट्यूमर की स्पेसिफिक साइन क्या है। सो दैट इज फ्लैंक मास। ओके फ्लैंक एरिया, फ्लैंक एरिया यानी हमारा जो कमर का एरिया, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, रिब्स खत्म होके जो नीचे का जो हमारा कमर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैंक। ओके फ्लैंक एरिया में मास प्रेजेंट है, दैट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ विल्म्स ट्यूमर। ओके विल्म्स ट्यूमर का ये स्पेसिफिक फीचर है। हीमेचूरिया भी होगा बट हीमेचूरिया इज नॉट द स्पेसिफिक फीचर फॉर विल्म्स ट्यूमर। ओके विल्म्स ट्यूमर का स्पेसिफिक फीचर नहीं है हीमेचूरिया, बट फ्लैंक मास इज द स्पेसिफिक फीचर फॉर विल्म्स ट्यूमर। देन एब्डोमिनल पेन होगा, पेन होगा व्हाई, बिकॉज मास है तो पेन होने के चांसेस ज्यादा है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होगा बिकॉज किडनी के ऊपर मैलिग्नेंट ट्यूमर आ चुका है, किडनी का फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगा तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। रेनिन रिलीज, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे कंडीशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ वेरिकोसिल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बल्जिंग वाटर इन द स्क्रोटल सैक। वेरिकोसिल होने के चांसेस, स्क्रोटल सैक के अंदर फ्लूइड कलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, दैट इज वेरिकोसिल। देन एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी, दैट इज ट्यूमर रप्चर एंड हेमरेज। अगर वो ट्यूमर वहां पे रप्चर हो गई, अगर वो ट्यूमर वहां फट गई तो क्या होगा, हेमरेज होने के चांसेस है, अल्टीमेटली किडनी विल फेल। ओके किडनी फेलियर होने के चांसेस है। रीनल फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ विल्म्स ट्यूमर। पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस, जो red blood cells है that will increase, okay, number of erythropoiesis, that is red blood cells, erythrocytes will get increase. This is also specific for Wilms tumor. सारी conditions में हम पढ़ते हैं कि red blood cell कम हो जाते हैं, but Wilms tumor में क्या है, red blood cells बढ़ जाते हैं। okay, red blood cells बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, 120 डेज की लाइफ स्पान बढ़ जाएगी ना, तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज, बिलीरुबिन इंक्रीज विल लीड टू जॉन्डिस। ओके तो विल्म्स ट्यूमर का दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, जॉन्डिस। तो अगर हमें याद नहीं आ रहा है तो ये भी हम इस तरह से कॉम्प्लिकेशन खुद के कंसेप्ट से लिख सकते हैं।
नाउ बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डिसीज एंड हिस्टोलॉजी द ट्रीटमेंट कैन बी डन। तो कितना स्प्रेड हुआ है डिसीज, ओके, उसके ऊपर डिपेंड है आपका ट्रीटमेंट। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करोगे, ट्यूमर रिमूव कर दोगे, ओके। अगर ज्यादा स्प्रेड नहीं है, एडजेसेंट एरिया के अंदर है, तो जितना स्प्रेड है वहां से आपने क्या किया, सर्जिकल इंटरवेंशन से ट्यूमर को आपने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजी, यहाँ पे कैंसर हो रखा है तो कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन देने का बनता है। इमीडिएट थेरेपी फॉर यूनिलेटरल डिसीज इज रिमूवल ऑफ अफेक्टेड किडनी। जिस किडनी के ऊपर ये ट्यूमर है वो पूरी की पूरी किडनी निकाल देंगे तो उसका स्प्रेड कम हो जाएगा, ओके। सो रिमूवल ऑफ द किडनी। प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देना है टू रिड्यूस द ट्यूमर का साइज रिड्यूस करने के लिए उसको हम कीमो देंगे। एक्टिनोमाइसिन डी एंड विनक्रिस्टीन फॉर 4 वीक्स। क्या है ये, कीमोथेरेपी, एंटी कीमोथेरेपी ड्रग्स है। एक्टिनोमाइसिन एंड विनक्रिस्टीन कितने हफ्तों तक देने हैं, 4 हफ्तों तक, यानी 1 महीना तो उसको हमको कीमो देना पड़ेगा। प्री ऑपरेटिव, किडनी का ऑपरेशन करने से पहले, रिमूवल ऑफ किडनी से पहले क्या करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। और कीमोथेरेपी के ड्रग्स कौन से होंगे, एक्टिनोमाइसिन एंड विनक्रिस्टीन। देन पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 अगर ग्रेड कैंसर के हम पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ोगे मेड सर्च में आपको पता लगेगी कि ग्रेड के अंदर अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैंसर है तो हम पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर विनक्रिस्टीन और एक्टिनोमाइसिन कीमोथेरेपी चालू रख सकते हैं, जिससे इन केस अगर एडजेसेंट एरिया में कोई ऑन्कोजीन रह गया है, इन केस अगर ऑन्कोजीन रह गया है तो वो ऑन्कोजीन डिस्ट्रॉय हो जाए, उस रीजन से हम पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी भी चालू रखते हैं। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 में तो किडनी का रिमूव करने का भी कोई मतलब नहीं है। वाई, बिकॉज जो कैंसर है वो एडजेसेंट एरिया में स्प्रेड हो चुका है। तो जितना जल्दी हमें असेस होगा उतना जल्दी वी कैन टेक द ट्रीटमेंट। तो इफ the mother is feeling any mass at the flank area of the baby, the mother has to report to the doctor। ठीक है, बताना जरूरी है। Why? Because ये कैंसर होने के हाई चांसेस है, विल्म्स ट्यूमर होने का हाई चांसेस है। तो while examining the baby you have to see this as well, okay। You have to assess whether the baby is having flank mass or not। You have to palpate the abdominal area। Now if the abdomen के अंदर अगर आपका जो मास है वो राइट साइड के आपको देखने मिलेगा, राइट साइड पे अगर एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर देखने मिल रहा है मास, तो दैट इज रिलेटेड टू पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये स्पेसिफिक है जो आप ऑब्जर्वेशन के अंदर याद रख सकते हैं। गोल्डन की पॉइंट्स है जो हमारे स्वस्थम की साइट पे आपको मिल जाएंगे। गोल्डन की पॉइंट्स आपको पता लगेगा कौन से एरिया में क्या क्या आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एब्डोमेन पाल्पेट कर रहे हो राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर अगर आपको मास देखने मिल रहा है, सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन द बेबी। और अगर फ्लैंक एरिया में मास देखने मिल रहा है दैट इज विल्म्स ट्यूमर, ओके। तो ये दिस इज द गोल्डन पॉइंट। नाउ drugs for advanced Wilms tumor include vincristine, actinomycin and adriamycin plus abdominal radiation। So along with chemotherapy you have to provide radiation therapy as well for Wilms tumor। सर्जिकल इंटरवेंशन along with प्रीऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी से आप इसको ट्रीट कर सकते हो अगर ये स्टेज 1 स्टेज 2 पे है। अगर नहीं है तो एडवांस विल्म्स ट्यूमर 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड पे आ चुका है तो कीमोथेरेपी के अंदर एड्रियामाइसिन ऐड कर देनी है और रेडिएशन थेरेपी देनी है जिससे ऑन्कोजीन डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके यार, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर से। The first one is Down syndrome। Down syndrome is also called as trisomy 21। 21st क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, सो इंस्टेड ऑफ 2 पेयर 21 क्रोमोसोम पे 3 पेयर होंगे, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके कैसे देते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बॉडी के अंदर होंगे इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, यू हैव टू राइट 47। 46 इज नॉर्मल, ट्राइसोमी हो गई है 21 की, एक क्रोमोसोम बढ़ गया है तो यू हैव टू राइट 47, ओके। ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं पढ़ा है, कोई कॉम्पिटिटिव में पूछा है। देन स्मॉल राउंडेड स्किल विथ फ्लैट ऑक्सीपोर्ट। स्कल कैसा है इसका, स्मॉल है, राउंड है और इसका ऑक्सीपोर्ट फ्लैट है। इनर एपिकेंथल फोल्ड्स एंड ऑब्लिक पाल्पेबुलर फिशर। इसकी जो आंखें होगी वो कैसी होगी, एपिकेंथल जो फोल्ड है हमारे ऊपर के आईलिड्स है वो अंदर की साइड फोल्ड हो चुके होंगे, ओके। स्पेकिंग ऑफ द आइरिश दैट इज ब्रूशफील्ड स्पॉट specific for Down syndrome। Protruding tongue specific for Down syndrome। Decreased palmar line specific for Down syndrome, okay। ये mongoloid nose, flat nasal bridge that is saddle nasal bridge या फिर depressed nasal bridge specific for Down syndrome।
ये सारे स्पेसिफिक है डाउन सिंड्रोम के। डाउन सिंड्रोम आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं बच्चों के अंदर। आपने उसकी हाथ देखे पैर देखे, प्लांटर ग्रीस और पाल्मर ग्रीस नहीं, हमारी हाथों के अंदर लकीरें होती हैं। डाउन सिंड्रोम बेबी के अंदर लकीरें नहीं होगी। ओके, पैर के अंदर भी सेम, डीप प्लांटर डिक्रीजेस एब्सेंट होगी। देन प्रोट्रूडिंग टंग होगा, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन एंड अम्बिलिकल हर्निया प्रेजेंट हो सकता है। इसका जो ईयर है वो कार्टिलेज से सेपरेट होगा। ओके, जो ईयर लोब है वो कार्टिलेज से सेपरेट होगा। दैट इज आल्सो स्पेसिफिक साइन फॉर डाउन सिंड्रोम। फ्लैट नोज इज अ स्पेसिफिक साइन फॉर डाउन सिंड्रोम। ओके, फ्लैट ऑक्सीपुट स्पेसिफिक साइन फॉर डाउन सिंड्रोम। एकदम डाउन सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई डाउन सिंड्रोम। Okay, if you are knowing the sign. Small nose और डिप्रेस नसल ब्रीच वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमारा एनोमली स्कैन में ही पता लग जाता है। एनोमली स्कैन जब सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं तब बेबी का नोज ब्रिज देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोज ब्रिज देखते ही हैं डॉक्टर्स व्हेन द डॉक्टर्स आर परफॉर्मिंग सोनोग्राफी। क्यों? टू असेस वेदर द बेबी इज हैविंग मोंगोलॉइड नोज। मोंगोलॉइड नोज बोलते हैं उसको, जो स्पेसिफिक साइन है डाउन सिंड्रोम का। ओके, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेग्स्ड जॉइंट। जॉइंट्स कैसे होंगे इसके? लेग्स्ड, नो टोन। ओके, हाइपोटोन होगा, लेग्स होंगे इसके रिलैक्स, दैट मींस टोन नहीं होगा जॉइंट्स के अंदर। सीमियन लाइन ट्रांसफर्स ग्रीस ऑन पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड। ब्रॉड हैंड एंड फीट, शॉर्ट फिंगर्स, ब्रॉड हैंड, नो पाल्मर क्रीसिस या डिक्रीज पाल्मर क्रीसिस। जो हाथ की लकीरें हैं वो कम होगी या तो होगी ही नहीं। प्लस यहाँ पे जो बेबी के फिंगर्स होंगे दैट विल बी शॉर्ट, और जो बेबी का पाल्म एरिया होगा, जो पाल्मर एरिया है वो ब्रॉड होगा। डिलेड इनकम्प्लीट सेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, फर्टिलिटी जो होगी बेबी की वो नहीं होगी, द बेबी विल बी स्टेराइल। ओके, सो डाउन सिंड्रोम का स्पेसिफिक फीचर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट कम्स द ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में, एडवर्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड टू ट्राइसोमी 18। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। सेवरल फिजिकल एबनॉर्मलिटीज सच एज हेड, ईयर्स, मैंडिबल्स, हैंड, फीट, हार्ट एंड किडनी, ये सारी जगह पे प्रॉब्लम आएगा बेबी को एडवर्ड सिंड्रोम में। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इंक्लूड गोनाडल डिसजेनेसिस। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स ओ कैरियोटाइप इन फीमेल्स, एक्स एक्स की जगह एक ही एक्स होगा, एक एक्स वैकेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम के पेयर के अंदर या तो फिर एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। एक्स वाई होगा तो मेल, एक्स एक्स है तो फीमेल। यहाँ पे क्या है? फीमेल्स है बट उसके अंदर कंप्लीट फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सिंगल एक्स इज प्रेजेंट। ओके, देन क्या है यहाँ पे? शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेब्ड नेक is the important feature for Turner syndrome. Infantile genitalia, the genitalia यानी कि mons pubis है, labia majora, labia minora डेवलप नहीं होगा। ओके, पेनाइल इरेक्शन जैसे पेनिस जैसा स्ट्रक्चर भी बेबी फीमेल जेनेटेलिया के अंदर फॉर्म हो सकता है, बिकॉज एक्सओ है, एक जो क्रोमोसोम है वो वैकेंट है। तो यहाँ पे क्या है? 45 नंबर हो जाएंगे। सी एक्सओ दैट इज एक इज वैकेंट, 46 इज नॉर्मल, एक नहीं है यहाँ, तो 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। फेलियर टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबर्टी, नहीं आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। यूजुअली इंटेलिजेंस इज नॉर्मल। ओके, आईक्यू लेवल नॉर्मल है बट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफिकल्टी आएगी, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होगा, क्लिनफेल्टर मेल में होगा। ओके, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है? एक एडी नॉर्मल इज एक्स वाई इज मेल, यहाँ एक्स एक्स वाई है, यानी यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम्स होंगे। आपके सिर्फ एक डिसीज टर्नर, टर्नर के अंदर एक एब्सेंट है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी। टॉल स्किनी कैसा होगा? द मेल विल बी टॉल एंड द मेल विल बी स्किनी, मस्कुलर एरिया नहीं होगा उसका, स्किनी होगा वो। लॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स, स्मॉल फर्म टेस्टिस, कैसी होगी इसकी टेस्टिस? स्मॉल होगी या तो डेवलप ही नहीं होगी। वाई? बिकॉज एक्सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक। इसकी वॉइस कैसी होगी? श्रिल वॉइस होगी, जो मैस्कुलर वॉइस आनी चाहिए वैसी मैस्कुलर वॉइस भी नहीं आएगी। ओके, देन पुअरली डेवलप सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसको बियर्ड नहीं आएगी। ओके, इसका टेस्टिस फंक्शन नहीं करेगा, स्टराइल होगा ये मेल। ठीक है,
तो ऐसी सारी कंडीशन इस क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम होंगे, प्लस यहाँ पे बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड मेंटल डिफेक्ट्स भी होंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। वेयरएज टर्नर के अंदर क्या था, टर्नर में आईक्यू लेवल नॉर्मल था, सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रहे थे। यहाँ पे बेबी को क्या होगा, मेल बेबी को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होंगे। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्लाइड क्वेश्चन आता ही आता है ड्रग्स पर से पीडियाट्रिक में। फ्राइड्स फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फ्राइड फॉर्मूला कब है, जब बेबी का एज दिया है, वेट नहीं दिया है, हमारे पास बेबी की एज है, बेबी 7 महीने का है, 8 महीने का है, और बेबी को क्या है, आपको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द ड्रग। हाउ यू विल कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट बाय फ्राइड्स फॉर्मूला। क्या करना है आपको, इन्फेंट्स एज इन मंथ, सपोज 6 महीने का बच्चा है तो 6 महीना लिखना है, और आपको एवरेज अडल्ट डोज दिया है 750, उसका एवरेज अडल्ट डोज है, तो 6 × 750 by 150 जो आंसर आएगा वो आपका फ्राइड फॉर्मूला से ड्रग कैलकुलेशन होगा, अगर बच्चे की एज 1 साल से कम है तो। क्लार्क रूल कब अप्लाई होता है, अब हमारे पास एज नहीं है लेकिन बेबी का वेट है। ओके, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.2 kg। स्टूडेंट्स, अगर केजी में वेट दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.2 kg होता है। तो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पाउंड, then you have to divide it with 150 and multiply it with average adult dose। average adult dose है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन है, चाइल्ड 5 पाउंड का है, एवरेज अडल्ट डोज 100 mg है, तो आप अब कैलकुलेट करो कि चाइल्ड को कितना दोगे, तो 5/150 × 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा उतना mg आप डोज चाइल्ड को दोगे। ये है हमारे ड्रग कैलकुलेशन के फॉर्मूले। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अगर बर्न्स है चाइल्ड को, उस टाइम पे आप कैसे डोज कैलकुलेट करोगे। सपोज चाइल्ड बर्न्स हो रखा है, आप मेडिसर्च में बर्न्स पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ बर्न्स नहीं लिया है। क्या हो रहा है, चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्लूइड। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड है जितना, उसको कैलकुलेट करोगे एवरेज अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 1.7 से आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फ्लूइड वॉल्यूम एज पर सरफेस एरिया से आएगा, बिकॉज बर्न्स के अंदर आपको पार्कलैंड का फॉर्मूला लगेगा 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, जो हमारा है, उससे आपका एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले लगेंगे। सरफेस एरिया का जो रूल है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बर्न्स। अदर देन दैट फ्राइड फॉर्मूला एंड क्लर्क फॉर्मूला आपको याद रखना है। दोनों के अंदर 150 है, एक के अंदर एज है, एक के अंदर वेट है। रिमेंबर 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.2 kg। नाउ आईवी फ्लूइड कैसे मेंटेन करोगे, 0 से 10 kg का अगर बच्चा है तो आपको उसको एक दिन में 100 ml 1 kg पे जाएगा। तो सपोज 5 kg का बच्चा है तो आप एक दिन में कितना फ्लूइड दोगे, 500 ml। ओके, 100 ml 1 kg पे जाएगा, तो 5 साल का बच्चा है, 5 kg का बच्चा है तो कितना जाएगा, 500 ml एक दिन में। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मेंटेन द आईवी फ्लूइड्स। अगर 11 to 20 kg का बेबी है तो 1000 ml, यानी 10 kg का बच्चे को हम अगर एक दिन के अंदर कितना कंसिडर करेंगे, 1000 ml देंगे, तो वो 1000 ml प्लस 50 ml ऐड हो जाएगा 1 kg पे। सपोज 15 kg का बच्चा है तो 1000 प्लस 15 इंटू 50 करोगे। ओके, हर केजी पे 15 ml बढ़ रहा है, 10 केजी के बाद में हर केजी पे 50 ml बढ़ जाएगा, तो 11 केजी पे कितना हो जाएगा आपका 1050, फिर 12 केजी पे 1100, फिर 13 केजी पे 11500, 14 केजी पे कितना हो जाएगा 2000। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। जितना एक 10 केजी के बाद में हर एक 20 केजी तक हर एक केजी पे 50 ml आपको बढ़ाना है। ओके, यू रिमेंबर दिस। पहले 100 ml रखना है 10 केजी तक, जैसे 10 केजी आया यानी 1000 ml हो गया। अब 10 केजी से 20 केजी के बच्चे के अंदर आपको 50 केजी हर एक केजी के ऊपर 50 ml हर एक केजी के ऊपर बढ़ा देना है। दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, अब क्या किया है हमने, 20 केजी से ऊपर है
तो 1500 ml फॉर फर्स्ट 20 kgs, फर्स्ट 20 kgs में कितना हो जाएगा हमारा 1500 ml हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 20 ml 1 kg पे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20 ml। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है 23 kg का बच्चा है, तो आपको क्या करना है? पहले तो 1500 प्लस कितना बढ़ाना है? 3 kg, 3 kg 20 से 3 kg बढ़ रहा है, तो 3 into 20 60, तो 60 ml प्लस 1500 इज इक्वल टू 15650 ml पर डे। ओके, इतना आपको बेबी को एडमिनिस्टर करना है फ्लूइड। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द फ्लूइड इन पीडियाट्रिक्स। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लूइड। इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है। सो दीज ऑल आर द फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर द formulas. Okay, so this was all about your today's pediatric session, and with this session your pediatrics is over. Okay, यहाँ पे हमारा pediatric खत्म होता है. From next lecture we'll be starting the gynecology. Hope you are understanding the lecture, you are clear with the lecture. Note the important points and make sure you are remembering all the points. Specific signs आपको याद रखने हैं. Why? Because यहाँ पर से direct questions आते हैं आपके exam के. Okay, so make sure you are remembering each and everything I have taught. Do your best and compete in exam. Okay students, you can leave. Thank you.